नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमने दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों हिस्ट्री की पुरानी क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों एक श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम अभी तक दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों को हल कर रहे थे। दोस्तों आप लोगों को पता है हम अभी तक करीबन दोस्तों 17 पेपरों को हल कर चुके थे। और दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान का दोस्तों स्पेशल एजुकेशन 2018 की वैकेंसी थी। दोस्तों पेपर दोस्तों 2019 में हुआ था। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये वीडियो दोस्तों 32वां नंबर का रहने वाला है। दोस्तों अगर इससे पहले दोस्तों आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो पहले उनको जाकर जरूर देखेगा, तभी दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा कि राजस्थान हिस्ट्री के या इंडियन हिस्ट्री के दोस्तों जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने दोस्तों हमारे पुराने वीडियो देखे नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल, व्हाट्सअप चैनल, फेसबुक चैनल और स्पॉटिफाई और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों आप इनको दोस्तों ज्वाइन करने से मनोरंजन के साथ में दोस्तों आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर रहने वाला है दोस्तों भारत के इतिहास का दोस्तों हम पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी। जो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है वो दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम का है। दोस्तों राजस्थान में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था दोस्तों, 2018 की वैकेंसी थी दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का। दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों जो हमारे पेपर जो सोल्यूशन किया था वो पेपर था दोस्तों संस्कृत विभाग का। दोस्तों संस्कृत विभाग के अलावा दोस्तों इसमें स्पेशल एजुकेशन का भी पेपर हुआ था 2018 की वैकेंसी में। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चनों से। लेकिन अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आप लोगों को पता है क्वेश्चन किस प्रकार दोस्तों एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, और अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि इतना शानदार आपको लोगों को सोल्यूशन दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बैग भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये वीडियो 32वां नंबर का रहने वाला है। और दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो पेपर है ये 17वां नंबर का पेपर है। इससे पहले हम 16 पेपरों को हल कर चुके थे, फर्स्ट ग्रेड, हेड मास्टर, जेएन एग्जाम, इन सबको। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का वन व्यवस्था के बारे में। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही शानदार पूछा गया था दोस्तों, और बहुत ही लेंथी भी पूछा गया था कि वर्ण व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों वर्ण व्यवस्था के बारे में दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे और चौथा ऑप्शन गलत था। हम दोस्तों तीनों ऑप्शनों को दोस्तों आप लोगों को बताएंगे, और चौथे ऑप्शन को भी दोस्तों यहाँ पर सही करके आप लोगों को बताया जाएगा कि ऑप्शन क्या आया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहला कथन। दोस्तों पहला कथन आपको दिया गया था कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य दोस्तों रंग और रूप से। दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आप लोगों को पता है कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें इसका दोस्तों जो ऋग्वेद में जो एक हमारा दोस्तों एक वेद है, ऋग्वेद में इसका तात्पर्य दोस्तों रंग और रूप से लिया गया था, जो कर्म आधारित थी। दोस्तों किस पर आधारित थी दोस्तों? कर्म आधारित थी। वही दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि मनुस्मृति में, दोस्तों मनुस्मृति एक प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। इस मनुस्मृति में दोस्तों वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य बताया गया था दोस्तों सामाजिक वर्ग से। किससे वर्ग से दोस्तों? सामाजिक वर्ग से। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि भागवत गीता, दोस्तों तीसरा दोस्तों जो कथन था, क्योंकि दोस्तों कि भागवत गीता में जो वर्ण व्यवस्था है, भागवत गीता में वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य गुण व कर्तव्यों से है। किससे हैं दोस्तों? भागवत गीता में वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य दोस्तों गुण एवं कर्तव्यों से है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे दोस्तों ये तीनों के तीनों कथन सही थे दोस्तों। एग्जाम में 4 कथन थे, तीनों कथन सही थे। चौथा कथन दोस्तों जो गलत था उसको हमने यहाँ से काट दिया है। तो याद रखना दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर तीनों कथन सही है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य रंग एवं रूप से है। वह अगर हम वही बात करें दोस्तों कि मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख किया गया था वो सामाजिक वर्ग से किया गया था। वहीं दोस्तों भागवत गीता में दोस्तों वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य दोस्तों गुणों एवं कर्तव्यों से लिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों भागवत गीता में वर्ण व्यवस्था का दोस्तों जो आधार है वो गुण व कर्तव्य बताए गए थे। दोस्तों आज हम दोस्तों वर्ण व्यवस्था की दोस्तों उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों बार बार में। यूपीपीएससी हो गया दोस्तों, बीपीएससी हो गया, उत्तर यूपीएससी हो गया दोस्तों, आरपीएससी हो गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब एग्जामों की क्वेश्चनों को हल करेंगे दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था के बारे में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों वर्ण व्यवस्था की। दोस्तों आपने दोस्तों हजारों करीबन इसमें दोस्तों 15 से 20 पेज अक्सर दोस्तों एग्जाम में आप लोगों को बता देते हैं, लेकिन हम उन क्वेश्चनों की चर्चा करें दोस्तों जो एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वर्ण का दोस्तों अर्थ क्या होता है।
किसका दोस्तों? वर्ण का। दोस्तों वर्ण का दोस्तों जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों वृत्ति। वृत्ति ही बोल दीजिए दोस्तों, या बोल दीजिए दोस्तों व्यवसाय। क्या बोल दीजिए दोस्तों? व्यवसाय। इनके व्यवसाय का चयन करना, यानी कि दोस्तों आप कौन सा कार्य करना चाहते हैं, यही दोस्तों वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण क्या कहलाता है? किसी वृत्ति या व्यवसाय का चयन करना वर्ण कहलाता है। दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों जो वर्ण की दोस्तों जो जानकारी मिलती है वह ऋग्वेद में मिलती है। किस में मिलती है दोस्तों? ऋग्वेद में। दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों वर्ण व्यवस्था की दोस्तों जो अवधारणा थी दोस्तों, यह रंग और रूप पर आधारित थी। किस पर आधारित थी दोस्तों? रंग और रूप पर आधारित थी। परंतु दोस्तों ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित थी, यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका वर्ण वैसा ही हो जाएगा। यानी दोस्तों ये श्रम विभाजन पर आधारित थी। श्रम करना दोस्तों, या बोल दीजिए श्रम बोल दीजिए दोस्तों, या कर्म बोल दीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो ऋग्वेद में दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों, ये श्रम विभाजन पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों टीजीटी एग्जाम में दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी किस काल में दोस्तों समाज में प्रतिष्ठापित हो गई थी। इसका उत्तर होगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। दोस्तों हम बात करें कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो वैदिक काल के बाद में दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी ना दोस्तों, वो समाज में पूर्णतः स्थापित हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, किस में स्थापित हो चुकी थी दोस्तों? समाज में। तो दोस्तों याद रखना, उत्तर वैदिक काल में समाज में दोस्तों जो चतुवर्ण व्यवस्था थी वो स्पष्टतः प्रतिष्ठापित हो गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत शानदार था दोस्तों, कि समाज में दोस्तों वर्ण व्यवस्था कब आई थी दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों कि किस शासक के द्वारा दोस्तों वर्ण व्यवस्था को दोस्तों समाज में प्रतिष्ठापित किया गया था। याद रखना दोस्तों यहाँ पर दो ऐसे दोस्तों ताम्रपत्र लेख आते हैं दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों मधुबन और दोस्तों बांसखेड़ा का ताम्रपत्र। दोस्तों किसका दोस्तों? बांसखेड़ा का ताम्रपत्र और दोस्तों मधुबन ताम्रपत्र। दोस्तों ये दोनों के दोनों दोस्तों कन्नौज के शासक दोस्तों हर्षवर्धन के हैं। दोस्तों किसके? दोस्तों हर्षवर्धन के। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि मधुबन और बांसखेड़ा ताम्रपत्र से, तो दोस्तों इन दोनों ताम्रपत्रों से प्राप्त होता है कि दोस्तों जो प्रभाकर वर्धन था, कौन दोस्तों? प्रभाकर वर्धन, यानी कि दोस्तों जो हर्षवर्धन था दोस्तों कन्नौज का शासक, उसका दोस्तों जो पिता थे दोस्तों प्रभाकर वर्धन। तो दोस्तों प्रभाकर वर्धन को दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो वर्ण व्यवस्था थी इसको समाज में प्रतिष्ठापित किया था। किसने दोस्तों? प्रभाकर वर्धन ने। ऐसा हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त होता है, ताम्र लेख से प्राप्त होता है। तो फिर देख लीजिए दोस्तों, मधुबन एवं बांसखेड़ा अभी ताम्रपत्र लेख से हमें ज्ञात होता है दोस्तों कि दोस्तों जो प्रभाकर वर्धन था, हर्षवर्धन के पिता, ने समाज में वर्णाधर्म यानी कि वर्णाश्रम दोस्तों जो धर्म व्यवस्था थी इसको समाज में प्रतिष्ठापित किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अगर आपने दोस्तों इस फैक्ट के बारे में कभी पढ़ा है तो बताइए, नहीं पढ़ा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, इसको देखिएगा दोस्तों कि हर्ष चरित्र, एक दोस्तों आप लोगों को पता है एक ग्रंथ है दोस्तों हर्ष चरित्र, जिसके लेखक थे दोस्तों बाणभट्ट। तो दोस्तों हर्ष चरित्र से पता चलता है कि दोस्तों जो हर्ष था, कौन था? हर्ष। दोस्तों जो सम्राट हर्ष थे दोस्तों, उसको दोस्तों वर्णाश्रम दोस्तों जो व्यवस्था थी उसका पोषक माना जाता है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्णाश्रम दोस्तों जो धर्म व्यवस्था थी दोस्तों इसका पोषक किस राजा को माना गया है? हर्ष को। किसके अनुसार दोस्तों? हर्ष चरित्र के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे कुछ फैक्ट थे दोस्तों, आप लोगों को पता है, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे दोस्तों तो आप लोगों को पता है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में दोस्तों 2018 की वैकेंसी चाहे दोस्तों, जिसमें पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों वर्ण व्यवस्था की दोस्तों जो देवीय उत्पत्ति का दोस्तों जो सिद्धांत थे, वर्ण व्यवस्था की दोस्तों जो देवीय उत्पत्ति का दोस्तों जो सिद्धांत है वो हमें किन ग्रंथों से प्राप्त होता है? तो दोस्तों वहां पर दोस्तों ऋग्वेद का दोस्तों 10वां मंडल दिया गया था, लेकिन हम यहाँ पर उन सभी सिद्धांतों की चर्चा करेंगे दोस्तों जिनमें दोस्तों वर्ण व्यवस्था की देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। तो यानी कि दोस्तों किन किन जगहों पर दोस्तों देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, आइए हम चर्चा करते हैं। दोस्तों नंबर एक बात वही आती है दोस्तों कि ऋग्वेद के। दोस्तों आप लोगों को पता है हमारे 4 वेद है, उनमें सबसे प्रमुख वेद है दोस्तों ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद का दोस्तों जो 10वां मंडल है, जो नवीनतम मंडल है दोस्तों 10वां मंडल, उसका एक सूक्त है जिसका नाम है दोस्तों पुरुष सूक्त। तो दोस्तों पुरुष सूक्त में भी दोस्तों देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है वर्ण व्यवस्था के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों भगवत गीता, हम यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ऑप्शन भी वही है दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था के बारे में दोस्तों हमें कहाँ मिलता है दोस्तों? भगवत गीता में भी जानकारी मिलती है जो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वहीं दोस्तों याद बात करें दोस्तों
कि महाभारत के शांति पर्व में, याद रखना दोस्तों, महाभारत के शांति पर्व में भी दोस्तों हमें वर्ण व्यवस्था का देवी उत्पत्ति का सिद्धांत देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों ये हमारा दोस्तों जो आज का क्वेश्चन था दोस्तों, मनुस्मृति, ऋग्वेद और भगवत गीता। वहीं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों विष्णु पुराण और दोस्तों वायु पुराण, याद रखना दोस्तों, विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी दोस्तों हमें देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। और हमारा दोस्तों जो आज का हमारा अंतिम ग्रंथ है वो है दोस्तों मनुस्मृति में भी दोस्तों देवी उत्पत्ति का सिद्धांत देखने को मिलता है। तो एक बार फिर देख लेगा दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, भागवत गीता में, मनुस्मृति में, जो दोस्तों आज का हमारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1, 2, 3 खतन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों महाभारत के शांति पर्व में, विष्णु पुराण में और दोस्तों वायु पुराण में भी देव उत्पत्ति का सिद्धांत देखने को मिलता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम यूपीएससी में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों कि दोस्तों महाभारत का दोस्तों जो शांति पर्व है, उसमें दोस्तों 9 धर्म बताए गए। 9 धर्म का मतलब दोस्तों यहाँ पर धर्म नहीं है, धर्म का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कर्तव्य, यानी कि दोस्तों जो प्रत्येक व्यक्ति होता है उसके दोस्तों जो कितने कर्तव्य हो सकते हैं। तो दोस्तों महाभारत के शांति पर्व में 9 धर्म बताए गए, यानी कर्तव्य बताए गए दोस्तों, जो सभी वर्णों के लिए पालनीय है। यानी वो दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो 4 वर्ण है दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय दोस्तों, वैश्य और शूद्र, इन चारों के लिए दोस्तों अनिवार्य रूप से पालन करने योग्य हैं। तो दोस्तों हमारा दोस्तों ये आज का वर्ण व्यवस्था के बारे में था दोस्तों। कथन आपको दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसकी व्याख्या कैसी लगी दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में आप लोगों से पूछी जा चुकी है। अगर आप लोगों को ये सब फैक्ट पताते दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों सामाजिक विज्ञान का दोस्तों जो पेपर था दोस्तों उसमें पूछा गया है कि जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म अहिंसा पर जोर, तार्किक परिणाम है। दोस्तों कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जैन धर्म अहिंसा पर तार्किक जोर का परिणाम क्या है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो जैन धर्म है वह अहिंसा पर इतना जोर क्यों देता है दोस्तों। इसका उत्तर था दोस्तों कि दोस्तों सभी आत्माओं की संभाव्य समानता। याद रखना दोस्तों, जैन धर्म अहिंसा पर तार्किक जोर इस वजह से देता है क्योंकि दोस्तों जो अहिंसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो सभी आत्माएं होती है दोस्तों, चाहे वो मनुष्य की हो गई, पशु पक्षियों की हो गई दोस्तों, किसी भी जीव की हो गई, तो सभी आत्माओं की दोस्तों जो संभाव्य दोस्तों समानता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इतना खतरनाक क्वेश्चन इस वजह से पूछा गया था क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों दर्शन शास्त्र से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में दोस्तों दर्शन शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आया था, उससे रिलेटेड है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो दोस्तों दर्शन शास्त्र की वजह से क्वेश्चन इतना टफ पूछा गया है दोस्तों। हम इस क्वेश्चन का दोस्तों भंडा फोड़ना चाहते हैं आप लोगों के सामने, ताकि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए। दोस्तों हम आपका अगर बात करें तो दोस्तों आपने दोस्तों 6 तरह काय का नाम सुना होगा दोस्तों, पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय और अग्नि काय। यानी कि दोस्तों पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। जिसके अलावा एक और आता है दोस्तों वनस्पति काय व त्रस काय। दोस्तों ये जो 6 प्रकार के दोस्तों जो काय हैं दोस्तों, 6 प्रकार के दोस्तों जो काय है दोस्तों, इन 6 प्रकार के कायों के जीवों की प्रति, यानी कि दोस्तों जहाँ पर पृथ्वी पर दोस्तों जो जीव पाते हैं, जल में दोस्तों जो जीव पाए जाते हैं, वायु हो गया, अग्नि हो गया, वनस्पति हो गया दोस्तों, और त्रस काय हो गया। इन 6 जगहों पर दोस्तों जो 6 प्रकार के दोस्तों जो जीव पाए जाते हैं उनके प्रति अगर दोस्तों संयम पूर्ण व्यवहार करना है दोस्तों अहिंसा है। यानी कि दोस्तों प्रत्येक जीव के प्रति अगर दोस्तों संयम पूर्ण अगर व्यवहार किया जाए, कैसा दोस्तों, संयम पूर्ण अगर व्यवहार किया जाए दोस्तों, यही अहिंसा है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से कि दोस्तों जैन धर्म में किन 6 प्रकार के त्रैकायों का संबंधित है दोस्तों जो अहिंसा से संबंधित है। यानी कि दोस्तों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति और दोस्तों त्रस काय। इन 6 जगहों पर दोस्तों जो जीव पाए जाते हैं, अगर उन जीवों के साथ में दोस्तों संयम पूर्ण व्यवहार कर दिया जाए तो यही अहिंसा है दोस्तों। किसके अनुसार दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है दोस्तों, प्रकार भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। कितने प्रकार है, 6 प्रकार। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि जैन धर्म के अनुसार दोस्तों जैन धर्म अहिंसा किसको मानता है। याद रखना दोस्तों, जैन धर्म में अहिंसा के कारण दोस्तों इसमें दोस्तों मधु और शराब जो होती है दोस्तों, मदिरा, ये दोनों वर्जित है। क्योंकि इन दोनों में क्या पाई जाती है दोस्तों, कीटाणु पाए जाते हैं दोस्तों, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और कीटाणु बैक्टीरिया भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार के जीव है, अर्थात उनकी हिंसा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। इस वजह से दोस्तों जैन धर्म में मधु और शराब दोनों वर्जित है दोस्तों। इसमें कृषि और पशुपालन भी पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि दोस्तों इसमें पशुपालन किया जाता है
पशुपालन से दोस्तों जो जीव होता है उनको दोस्तों दुख दर्द होता है। अतः दोस्तों जैन धर्म इनको भी एक प्रकार की हिंसा मानता है। अतः दोस्तों जैन धर्म में दोस्तों मधु यानी कि दोस्तों जो मीठा होता है, मीठा भोजन और मदिरा दोनों वर्जित है। और दोस्तों इसमें कृषि और पशुपालन भी पूर्णतः वर्जित है, याद रखना दोस्तों। दोस्तों आप लोगों से एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है दोस्तों, बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है कि जैन धर्म सबसे अधिक किस व्यवसाय को अधिक मानता है। तो दोस्तों जैन धर्म में दोस्तों 6 प्रकार के व्यवसायों को मान्यता दी गई है। किस प्रकार के व्यवसायों को दोस्तों? जैन धर्म ने दोस्तों 6 प्रकार के दोस्तों जो व्यवसाय होती है उनको मान्यता दी है कि जिनमें हिंसा नहीं होती है। यानी ऐसे दोस्तों ऐसे 6 व्यवसाय दोस्तों जिनमें हिंसा नहीं होती है, वो 6 प्रकार के व्यवसाय कौन कौन से थे, आइए हम दोस्तों चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 6 व्यवसाय वो कौन से दोस्तों जिनसे हिंसा नहीं होती है दोस्तों जैन धर्म के अनुसार? नंबर 1 आता है दोस्तों वाणिज्य। नंबर 1 आता है दोस्तों वाणिज्य। दोस्तों आप लोगों को पता है कि दोस्तों जो वाणिज्य यानी कि दोस्तों जो व्यापार होता है इसमें भी किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। यानी कि अगर हम यूँ कहें तो दोस्तों सबसे कम हिंसा होने वाला दोस्तों जो व्यवसाय है वो है दोस्तों वाणिज्य या व्यापार। इसके अलावा है दोस्तों शिल्प। दोस्तों शिल्प में भी हिंसा नहीं होती है। तीसरा आता है दोस्तों विद्या, यानी कि दोस्तों जो विद्या होती है उसमें भी दोस्तों हिंसा नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों कृषि, कृषि भी दोस्तों जैन धर्म ने मान्यता दी है कृषि को भी। इसके अलावा बताए दोस्तों मत्स्य। दोस्तों मत्स्य का अर्थ होता है दोस्तों लेखन, यानी कि दोस्तों जो लेखन करने वाले दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं किसी सेठ का साहूकार के यहाँ पर दोस्तों जो नौकरी करते हैं दोस्तों लेखा जोखा करने वाले। इसके अलावा दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों एक और है दोस्तों 80 का अर्थ होता है दोस्तों प्रशासन, यानी कि दोस्तों जो प्रशासन से संबंधित दोस्तों जो कार्य करने वाले दोस्तों जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी दोस्तों हिंसा बहुत कम होती है। तो याद रखना दोस्तों जैन धर्म ने इन 6 व्यवसायों को दोस्तों मान्यता दी है जिनमें हिंसा नहीं होती है। एक बार फिर देख लीजिएगा दोस्तों, वाणिज्य, शिल्प, विद्या, कृषि, मत्स्य का होता है दोस्तों लेखन और 80 का होता है दोस्तों प्रशासन। याद रखना दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों कि दोस्तों जैन धर्म के अनुसार सबसे कम हिंसा किस व्यवसाय में होती है? इसका अर्थ होगा दोस्तों वाणिज्य में, क्योंकि दोस्तों वाणिज्य में सबसे कम हिंसा होती है। अतः दोस्तों अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी दोस्तों जो जैन धर्म है हमारा, जो जैन धर्म है वो अभी तक भी दोस्तों व्यापार से संबंधित कार्य ही सर्वाधिक रूप से करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अहिंसा से संबंधित कुछ फैक्ट थे। दोस्तों ये अगर हम बात करें दोस्तों, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के अनुसार दोस्तों समिति क्या है? दोस्तों जैन धर्म के अनुसार समिति क्या है? दोस्तों समिति की चर्चा करेंगे, लेकिन हम आप लोगों को इससे पहले बता दें कि वो जो 5 समितियां हैं उनमें दोस्तों जो 2 समितियों के बारे में अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और 5 समितियों के दोस्तों हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। दोस्तों नंबर 1 आती है दोस्तों ईर्ष्या समिति। क्या नाम है दोस्तों? ईर्ष्या समिति। ईर्ष्या समिति दोस्तों ऐसी समिति होती है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ऐसे मार्ग से चलना जहां दोस्तों कीटाणु न मरे। यानी कि दोस्तों जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि आप लोगों को ऐसे गंतव्य यानी कि ऐसे मार्ग से जाना चाहिए जहां से दोस्तों कीटाणु न मरे, यानी कि दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं जीव होते हैं वो न मरे। इसे कहा जाता है दोस्तों ईर्ष्या समिति। एक आती है दोस्तों ऐषणा समिति। क्या नाम से दोस्तों? ऐषणा समिति। ऐषणा समिति का अर्थ होता है दोस्तों भोजन में जीव हिंसा न करना। किसमें दोस्तों? भोजन में जीव हिंसा न करना। दोस्तों ये ऐषणा समिति कहलाता है। दोस्तों ऐषणा समिति और ईर्ष्या संबंधित क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 3 समितियां और बचती है, उनकी आइए हम चर्चा करते हैं। दूसरी आती है दोस्तों भाषा समिति, यानी कि ऐसे वक्तव्य आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए जिससे दूसरे के संबंधित दोस्तों गर्व न पैदा हो। इसके अलावा बचती है दोस्तों आदान निक्षेपण समिति। कौन सी दोस्तों? आदान निक्षेपण समिति। और एक और बचती है दोस्तों अंतिम में दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों उत्सर्जन समिति। क्या नाम है दोस्तों? उत्सर्जन समिति। यानी कि आपको दोस्तों जब मलमूत्र करते हैं तब दोस्तों इसी ऐसी जगह पर मलमूत्र किया जाए जहां पर दोस्तों बैक्टीरिया न मरे। ठीक है दोस्तों, कीटाणु न मरे। तो दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, जैन धर्म में दोस्तों ये 5 समितियां बताई गई थी। कितनी समितियां बताई गई थी दोस्तों? 5 समितियां बताई गई थी। समिति का दोस्तों यहाँ पर आप लोग समिति का मतलब दोस्तों एक कमीशन न समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर कमेटी नहीं समझिएगा। यहाँ पर समिति का तात्पर्य क्या है दोस्तों? जो समिति है, समिति का दोस्तों यहाँ पर अर्थ है दोस्तों साधारण सावधानियां जो दोस्तों किसी भी जीव को याद रखनी चाहिए, किसी भी मानव जाति को दोस्तों जो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए उन्हें को दोस्तों समिति कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार समिति क्या है दोस्तों? साधारण सावधानियां जो मनुष्य को बरतनी चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, ये दोस्तों हमारे जैन धर्म से संबंधित अहिंसा से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन थे जो विभिन्न एग्जामों में रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये सब फैक्ट कैसे लगे दोस्तों? अगर आपने कभी इन फैक्टों के बारे में जाना है
तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आने वाले समय में दोस्तों। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे दोस्तों वो आरपीसी ही क्यों न हो। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है दोस्तों, हमारा इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन था दोस्तों कि कौन सा वैदिक देवता दोस्तों व्रतहंता कहलाता है। दोस्तों कितना खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा लेवल का एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि ऐसा कौन सा वैदिक देवता है दोस्तों जो व्रतहंता कहलाता है। दोस्तों व्रतहंता दोस्तों जिस देवता को कहा जाता है वो है दोस्तों इंद्र। क्या नाम है दोस्तों? इंद्र। दोस्तों इंद्र वही व्यक्ति दोस्तों जिसे विभिन्न नामों से जाना जाता है उसके कार्यों के कारण। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं दोस्तों इंद्र से संबंधित क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को बता दें दोस्तों व्रतहंता क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसने दोस्तों एक सर्प राक्षस था जिसका दोस्तों वध किया था, उसका नाम था दोस्तों व्रत। वो दोस्तों पृथ्वी पर दोस्तों जो जल बह रहा था उसको दोस्तों रोक कर बैठ गया था। अतः दोस्तों इंद्र ने व्रत को मार दिया और पृथ्वी पर दोस्तों जो जल था उसको पुनः अपनी गति से बहा दिया गया। अतः दोस्तों इंद्र को व्रतहंता भी कहते हैं, यानी कि दोस्तों व्रत को मारने वाला। ठीक है दोस्तों, पानी के बहाव को अपने सुचारू रूप से कर दिया था। दोस्तों अगली इसके दोस्तों जो इंद्र है इसको दोस्तों मध्वा भी कहा जाता है। मध्वा क्यों कहते हैं दोस्तों? अत्यधिक दान देने के कारण। दोस्तों याद रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंद्र को दोस्तों मध्वा भी कहते हैं अत्यधिक दान देने के कारण। वहीं दोस्तों इंद्र को दोस्तों रथेष्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रथेष्ट, अच्छा रथ चलाने के कारण। दोस्तों याद रखना दोस्तों जो इंद्र है इसको अत्यधिक दान देने के कारण दोस्तों मध्वा कहते हैं तथा इसे रथेष्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अच्छा रथ चलाने के कारण। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों इंद्र को दोस्तों वर्षा का देवता और युद्ध का देवता भी कहते हैं। ये तो आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा इंद्र है उसे वर्षा का देवता या युद्ध का देवता भी कहते हैं। दोस्तों इंद्र को बादलों का देवता नहीं कहते हैं दोस्तों। बादलों का देवता दोस्तों एक अन्य जो देवता है उसको कहा जाता है। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि बादलों का देवता किसे कहते हैं। जबकि वर्षा का देवता दोस्तों इंद्र है, जबकि दोस्तों बादलों का देवता एक अन्य व्यक्ति है। दोस्तों याद रखना दोस्तों इंद्र के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों इंद्र को दोस्तों विजयेंद्र भी कहते हैं क्योंकि इसने दोस्तों बहुत बार विजय प्राप्त की थी। ऐसे इसे दोस्तों विजयेंद्र भी कहते हैं। इसे दोस्तों सोमपाल भी कहते हैं। किसको दोस्तों? इंद्र को, क्योंकि दोस्तों ये सोमरस को पीने वाला व्यक्ति था, तो इसे दोस्तों सोमपाल भी कहते हैं। दोस्तों इसका नाम एक अन्य नाम मिलता है दोस्तों सतक्रंतु। याद रखना दोस्तों इंद्र को सतक्रंतु भी कहते हैं तथा दोस्तों दशयूहन भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों इंद्र के दोस्तों कुछ और अन्य नाम लेके दोस्तों विजयेंद्र, सोमपाल, सतक्रतु और दोस्तों दशयूहन भी इंद्र को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों। वही अगर हम बात करें दोस्तों जो इंद्र है दोस्तों इसे विश्व का स्वामी भी कहते हैं। दोस्तों एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व का स्वामी किस किस देवता को कहा जाता है। इसका उत्तर होगा दोस्तों इंद्र। इंद्र को दोस्तों विश्व का स्वामी कहते हैं, विजयेंद्र कहते हैं, सोमपाल कहते हैं, सतक्रंतु कहते हैं और दशयूहन भी कहा जाता है। इसे मध्वा और रथेष्ट भी कहा जाता है दोस्तों, और इसे व्रतहंता भी कहते हैं। दोस्तों व्रतहंता क्यों कहते हैं? हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि दोस्तों एक सर्प राक्षस था दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों? एक सर्प राक्षस था दोस्तों, दानव था, जिसका नाम है दोस्तों व्रत। तो दोस्तों इंद्र ने व्रत को मार दिया था। क्यों मारा था? क्योंकि दोस्तों ये पृथ्वी पर दोस्तों जो बहने वाला दोस्तों जो जल था ये उसको रोक कर बैठ गया था। व्रत नामक एक दोस्तों राक्षस था दोस्तों, वो इसको रोक कर बैठ गया था। अतः दोस्तों इंद्र ने व्रत को मार दिया और पृथ्वी पर दोस्तों जो जल था उसे पुनः संचालित किया। अतः दोस्तों इसको इंद्र को व्रतहंता भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों हमने आप लोगों को बताया कि पृथ्वी पर आबादी थी दोस्तों जो जल था उसको रोक कर बैठ गया था व्रत। अतः दोस्तों इसे सृष्टि संग्रह दोस्तों जो सृष्टि है हमारी दोस्तों जो सृष्टि हो गई है अपनी दोस्तों जो पृथ्वी है, पृथ्वी या सृष्टि संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है इस युद्ध को। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों आप लोगों से पूछा जा सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो इंद्र है, इंद्र का दोस्तों हमारा दोस्तों जो वैदिक जो ग्रंथ है दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों 250 बार इसका नाम प्रयुक्त हुआ है। याद रखना दोस्तों इंद्र को ऋग्वेद में दोस्तों 250 बार इसका नाम प्रयुक्त हुआ है द्वितीय मंडल में। तो दोस्तों ये हमारे इंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, दो विभिन्न एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए आप एनी भारत चैनल पर। अगर दोस्तों आपने इंद्र के बारे में इतनी खतरनाक जानकारी पढ़ी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कहाँ पढ़ी, कैसे पढ़ी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 आया है दोस्तों मौर्य साम्राज्य से। दोस्तों कि अशोक का कौन सा अभिलेख दोस्तों कलिंग युद्ध की जानकारी देता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन है
कि अशोक सम्राट मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा कौन सा अभिलेख दोस्तों लिखवाया गया जो कलिंग युद्ध की जानकारी देता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में दोस्तों 2018 की वैकेंसी थी दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की जानकारी कौन देता है। दोस्तों यहाँ पर कलिंग युद्ध और दोस्तों जो अशोक था इसका दोस्तों इसके बाद में दोस्तों इसने दोस्तों जो पश्चाताप का दोस्तों जो विवरण है वो भी दोस्तों उसी शिलालेख में। इसका उत्तर होगा दोस्तों 13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख दोस्तों? 13वां शिलालेख। दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि अशोक का कौन सा शिलालेख दोस्तों जो कलिंग युद्ध की जानकारी देता है वो है दोस्तों 13वां शिलालेख। दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन के दोस्तों विवरण की चर्चा करते हैं दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों आप लोगों से संबंधित। दोस्तों अशोक ने दोस्तों कलिंग पर दोस्तों जो आक्रमण किया था वो 261 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? कलिंग पर दोस्तों सम्राट मौर्य सम्राट अशोक ने 261 ईस्वी में दोस्तों आक्रमण किया था और अपने शासन के दोस्तों 8वें वर्ष आक्रमण किया था। ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। यानी कि जो मौर्य शासक दोस्तों जो अशोक था वो राजा बन गया था। यानी कि राजा बनने के करीबन दोस्तों 8 साल बाद में अगर दोस्तों ईस्वी देखें तो 261 ईस्वी में दोस्तों इसने विजय प्राप्त की थी दोस्तों कलिंग पर। और कलिंग विजय के बाद में दोस्तों इसने दोस्तों जो पश्चाताप किया था इसको पश्चाताप हुआ दोस्तों रक्त बहने के कारण। अतः इसका विवरण भी दोस्तों 13वां शिलालेख में ही मिलता है। दोस्तों आज हम दोस्तों व्रत शिलालेख दोस्तों जो संख्या 13 है दोस्तों यानी कि 13वां शिलालेख है इसकी चर्चा करते हैं कि व्रत शिलालेख 13 में दोस्तों क्या क्या है। तो दोस्तों एक तो कलिंग युद्ध की जानकारी है और युद्ध के पश्चात युद्ध का दोस्तों जो पश्चाताप किया था इसका भी विवरण है। याद रखना दोस्तों शिलालेख 13 में दोस्तों 5 यवन राजाओं के नाम भी उल्लेखित थे। कितने यवन राजाओं के दोस्तों नाम? 13 शिलालेख में या 13 दोस्तों जो शिलालेख है व्रत संख्या जो 13 इसमें 5 यवन राजाओं के नाम भी उल्लेखित थे। नंबर 1 बात करते हैं दोस्तों कि 5 यवन राजा कौन कौन थे। नंबर 1 आता है दोस्तों एंटीओकस द्वितीय। याद रखना दोस्तों एंटीओकस द्वितीय। दोस्तों जो एंटीओकस दोस्तों जो द्वितीय दोस्तों जो था इसका विवरण दोस्तों याद रखना दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंटीओकस द्वितीय का दोस्तों इसका उल्लेख दोस्तों दूसरे शिलालेख में भी मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? दूसरे शिलालेख में भी दोस्तों एंटीओकस द्वितीय का दोस्तों विवरण देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों जब अगर आपको अशोक का 13वां शिलालेख न दे दिया जाए एग्जाम में दोस्तों अगर ऑप्शन में दोस्तों दूसरा शिलालेख दे दिया जाए तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो एंटीओकस दोस्तों जो द्वितीय था जो कि दोस्तों सीरिया का राजा था। कहाँ का राजा था दोस्तों? सीरिया नामक देश का राजा था। तो इसका विवरण दोस्तों इसका उल्लेख दोस्तों दूसरे शिलालेख और 13वें शिलालेख दोनों में मिलता है। याद रखना दोस्तों। जबकि दोस्तों एक और यवन राजा है जो 13वें शिलालेख में अंकित है वो है दोस्तों टोलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय। कौन सा दोस्तों? टोलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय। दोस्तों ये दोस्तों मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था दोस्तों? मिस्र का। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों एंटीओकस द्वितीय का उल्लेख 13वां शिलालेख और दूसरे शिलालेख में मिलता है। जो एंटीओकस था दोस्तों ये सीरिया का शासक था। वहीं दोस्तों जो टोलेमी था दोस्तों टोलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय ये मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था दोस्तों? मिस्र का राजा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों एंटीगोनस का दोस्तों ये एंटीगोनस था दोस्तों ये मकदूनिया का शासक था। याद रखना दोस्तों एंटीगोनस दोस्तों जो यवन राजा था दोस्तों ये मकदूनिया का राजा था। कहाँ का राजा था दोस्तों? मकदूनिया का शासक हुआ करता था। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों की दोस्तों मगस की। किसकी दोस्तों? मगस। दोस्तों जो मगस नाम का दोस्तों जो राजा था ये सीरियन देश का राजा था। कहाँ का राजा था दोस्तों? मगस दोस्तों जो राजा था दोस्तों ये सीरियन नामक देश का राजा था। सीरियन दोस्तों सीरिया अलग है जबकि सीरियन अलग है। ठीक है दोस्तों। अगर हम वही हम बात करें दोस्तों जो 5वां अंतिम राजा बचता है वो है दोस्तों अलेक्जेंडर। क्या नाम है दोस्तों? अलेक्जेंडर। दोस्तों जो अलेक्जेंडर दोस्तों जो एक यवन राजा था ये दोस्तों एपीरस नामक दोस्तों एक प्रकार का देश है जहाँ का शासक हुआ करता था दोस्तों अलेक्जेंडर। एपीरस का शासक था दोस्तों अलेक्जेंडर। तो याद रखना दोस्तों व्रत शिलालेख 13 में दोस्तों 5 यवन राजाओं के नाम है दोस्तों एंटीओकस सेकंड जिसका दूसरे शिलालेख में भी वर्णन है टोलेमी एंटीगोनस मगस और अलेक्जेंडर। दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि 13वें शिलालेख में और भी कुछ वर्णित है दोस्तों 5 यवन राजाओं तथा दोस्तों इसके हमारे दोस्तों जो सीमांत राज्य हुआ करते थे यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो पास के दोस्तों जो सीमाओं वाले दोस्तों जो राज्य थे उनका वर्णन भी दोस्तों 13वें शिलालेख और दूसरे शिलालेख में किया गया है। याद रखना दोस्तों 13वां शिलालेख और दूसरा शिलालेख यानी दोस्तों द्वितीय शिलालेख और 13वें शिलालेख में दोस्तों
सीमांत राज्यों का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों? सीमांत राज्यों को। लेकिन प्रमुख फैक्ट ये है दोस्तों आप लोगों के सामने कि 13वें शिलालेख में किन सीमांत राज्यों का उल्लेख है और दूसरा जो शिलालेख है उसमें किन सीमांत राज्यों का उल्लेख है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से एग्जाम में। यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछेगी जरूर दोस्तों। 13वें शिलालेख की बात करें तो अशोक का 13वां शिलालेख में दोस्तों चोल, पांडे और दोस्तों ताम्रपर्णी तीन दोस्तों सीमांत राज्यों का उल्लेखित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों 13वें शिलालेख में दोस्तों चोल, पांडे और ताम्रपर्णी दोस्तों तीन राज्यों का उल्लेख है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि दूसरे शिलालेख में यानी कि दोस्तों जो द्वितीय शिलालेख है इसमें दोस्तों चोल, पांडे और ताम्रपर्णी दोस्तों तीन राज्यों का उल्लेख है ही सही, लेकिन इसके अलावा दोस्तों इसमें दोस्तों सतीय पुत्र, किसका नाम है दोस्तों? सतीय पुत्र व केरल पुत्र का भी उल्लेख है दोस्तों ये 5 राज्यों का उल्लेख है दोस्तों द्वितीय शिलालेख में। याद रखना दोस्तों द्वितीय शिलालेख में दोस्तों सीमांत दोस्तों जो राज्य थे उनका 5 राज्यों का उल्लेख है, चोल, पांडे और ताम्रपर्णी, जो दोस्तों 13 शिलालेख में बनी थे। आप लोगों से क्वेश्चन यहीं से बनेगा दोस्तों कि सतीय पुत्र व केरल पुत्र सीमांत राज्यों का उल्लेख किसमें है। अगर आपको दोस्तों 13 ऑप्शन दिखा गया ना दोस्तों कि 13वां शिलालेख, तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि दोस्तों इन सतीय पुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख दोस्तों किसमें दोस्तों? द्वितीय शिलालेख में। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो द्वितीय जो शिलालेख है दोस्तों इसमें दोस्तों चिकित्सा संबंधित कार्य भी सौंपे गए थे दोस्तों, जिनमें दोस्तों पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा का उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों मौर्य सम्राट अशोक ने कुछ चिकित्सालय खुलवाए थे दोस्तों जो पशुओं और मानवों के लिए थे। किसके लिए थे दोस्तों? पशुओं और मानवों के लिए थे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों की मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा कुछ लोक कल्याण कार्य भी किए गए थे, जिनका उल्लेख भी दोस्तों दूसरे शिलालेख में मिलता है। जैसे कि बात करें तो उसके लोक कल्याण कार्य जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि दोस्तों जनता के लिए दोस्तों कुएं खुदवाना ताकि उनको पानी की आपूर्ति हो सके, और जनता के लिए दोस्तों पेड़ पौधे लगवाना ताकि दोस्तों उनको ऑक्सीजन अच्छी तरह से सप्लाई हो सके। और दोस्तों आप लोगों को भी वर्तमान में दोस्तों पेड़ पौधे लगाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग है वो दोस्तों बढ़ती जा रही है। अतः दोस्तों आपको पृथ्वी को बचाने के लिए अवश्य रूप से अपने जीवन में 5 पेड़ अनिवार्य रूप से लगाएं। ठीक है दोस्तों, हमारी तरफ से आप लोगों को एक छोटा सा नम्र निवेदन है दोस्तों कि पृथ्वी पर दोस्तों जब मौर्य सम्राट अशोक दोस्तों पेड़ पौधे लगवा सकता है, कुएं खुदवा सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों हमारा दोस्तों चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हो दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूले। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार था, बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है। अगर आपने हमारा पुराने वीडियो देखा है दोस्तों तो नहीं देखे तो जरूर जाइएगा, हम आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों बहुत बार बता चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भक्ति काल से संबंधित दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। भक्ति कालीन दोस्तों जो संत थे उनके द्वारा कुछ संप्रदाय स्थापित किए गए थे। दोस्तों जो भक्ति कालीन दोस्तों जो संत थे उनके द्वारा दोस्तों कुछ संप्रदाय स्थापित किए गए थे, उनको दोस्तों मिलान करना था कि किस संत के द्वारा कौन सा दोस्तों मतलब संप्रदाय स्थापित करवाया गया, यानी कि तो कौन सा दर्शन दिया गया था उनके द्वारा। तो दोस्तों जो माधवाचार्य थे, कौन दोस्तों? माधवाचार्य ने दोस्तों दिया था दोस्तों द्वैतवाद। क्या दिया था दोस्तों? द्वैतवाद। दोस्तों आप इसको ऐसे भी याद रखना दोस्तों, ब्रह्मादे, ब का मतलब दोस्तों ब्रह्म संप्रदाय, म का मतलब दोस्तों माधवाचार्य और दे का मतलब दोस्तों द्वैतवाद। वही हम बात करें दोस्तों कि निम्बार्काचार्य की, दोस्तों निम्बार्काचार्य ने दिया था दोस्तों द्वैतवाद दर्शन। कौन सा दर्शन दिया था दोस्तों? द्वैतवाद दर्शन। इसको आप दोस्तों शनि दादे के नाम से याद रखना। स का अर्थ होता है दोस्तों सनक संप्रदाय, नी का अर्थ होता है दोस्तों निम्बार्काचार्य और द्वादे का अर्थ होता है दोस्तों द्वैतवाद। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों की वल्लभाचार्य की, वल्लभाचार्य ने दोस्तों तो दर्शन दिया था, उसका नाम है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद। आप दोस्तों इसको शुरू में सुलभ के हिसाब से भी याद रखना दोस्तों, शुरू में वल्लभ, सु का अर्थ होता है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद, रू का अर्थ होता है दोस्तों रुद्र संप्रदाय और वल्लभ का अर्थ होता है दोस्तों वल्लभाचार्य। और दोस्तों जो रामानुजाचार्य थे इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। क्या दिया था दोस्तों? विशिष्टाद्वैतवाद। यानी इसको दोस्तों आप राविश्री के नाम से याद रखना दोस्तों। रा का अर्थ होता है दोस्तों रामानुजाचार्य, वी का अर्थ होता है दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद और श्री यानी होता है दोस्तों श्री संप्रदाय। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों, माधवाचार्य, ब्रह्मादे, निम्बार्काचार्य, शनि दादे और वल्लभाचार्य के लिए आप याद रखना दोस्तों शुरू में वल्लभ। सु का अर्थ होता है दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद, रू का अर्थ होता है दोस्तों रुद्र संप्रदाय और वल्लभ का अर्थ होता है दोस्तों वल्लभाचार्य। यानी वल्लभाचार्य ने दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद दिया, रू यानी दोस्तों रुद्र संप्रदाय चलाया। वहीं दोस्तों रामानुजाचार्य के लिए आप दोस्तों राविश्री भी याद रख सकते हैं। क्या नाम से दोस्तों? राविश्री। रा का अर्थ होता है दोस्तों रामानुजाचार्य, वी का अर्थ होता है दोस्तों विशिष्टाद्वैतवाद और श्री यानी होता है दोस्तों श्री संप्रदाय। तो दोस्तों इनके सूत्र देख लीजिए दोस्तों आप, ताकि आप एग्जाम में न
भूले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ भक्तिकालीन दोस्तों जो संत थे, वैसे हम इस क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देखिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आने वाले समय में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने हमारे दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इतनी शानदार जानकारी हम दोस्तों आप लोगों को बहुत ही मेहनत करके दे रहे हैं, ताकि दोस्तों आपको आने वाले समय में दोस्तों क्वेश्चन बाहर न मिले एग्जाम के बाहर, और दोस्तों आप यूपीएससी और आरपीएससी का भांडा फोड़ सके इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सामने। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विज्ञान का दोस्तों जो पेपर था 2nd ग्रेड का स्पेशल एजुकेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन दोस्तों भक्ति काल से पूछा गया है कि किस संत ने, यानी कि दोस्तों सॉरी दोस्तों, कि संत कबीरदास जी की वाणी, याद रखना दोस्तों, जो हमारे प्रमुख एक संत हुए थे जिनका नाम है दोस्तों कबीरदास जी। कबीरदास जी की दोस्तों जो वाणी है, जिनके दोस्तों जो पद है, वो किस पदों का दोस्तों संग्रहण क्या कहलाता है। याद रखना दोस्तों कि संत कबीरदास जी की दोस्तों जो वाणी है, यानी कि दोस्तों इनके पदों का दोस्तों संग्रह क्या कहलाता है। आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि इसका उत्तर क्या रहने वाला है। दोस्तों संत कबीरदास जी की दोस्तों जो वाणी है वो बीजक में संकलित है। किसमें संकलित है दोस्तों? बीजक में। दोस्तों आज हम दोस्तों वैसे तो हम दोस्तों आप लोगों को कबीरदास जी के बारे में दोस्तों इससे पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। आप हमारे पुराने वीडियो देखे, उसमें दोस्तों बहुत बार आपको इस क्वेश्चनों को उत्तर बता चुके हैं। तो दोस्तों एक बार फिर चर्चा करते हैं दोस्तों कबीरदास जी के बारे में, उनके उस प्रमुख फैक्ट होगी दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कबीर शब्द दोस्तों जो अरबी भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है दोस्तों महान। क्या होता है दोस्तों? महान। एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कि कबीरदास जी दोस्तों जो कबीर जो शब्द है दोस्तों ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? महान। दोस्तों याद रखना दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, फैक्ट है दोस्तों, खतरनाक फैक्ट कि दोस्तों जो कबीरदास जी थे दोस्तों ये बचपन से अनपढ़ थे दोस्तों। क्या थे दोस्तों? ये बचपन से अनपढ़ थे। कौन दोस्तों? कबीरदास जी। परंतु दोस्तों तो फिर आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि कबीरदास जी के द्वारा फिर ये इतने सारे ग्रंथ कैसे लिखे गए। दोस्तों कबीरदास जी ने कोई सा भी ग्रंथ नहीं लिखा था, क्योंकि दोस्तों ये बचपन से अनपढ़ थे। बाद में दोस्तों जो इनके अनुयायी आए और दोस्तों बाद में दोस्तों जो विभिन्न व्यक्ति आए, उन्होंने दोस्तों इनके दोस्तों जो पद थे जी जिनको गाया जाता था, उन पदों का संकलन किया है दोस्तों अनेक व्यक्तियों के द्वारा, जिनके द्वारा ये ग्रंथ लिखे गए थे, बीजक वगैरह सारे ग्रंथ। उन ग्रंथों की चर्चा करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से ग्रंथ किस किस व्यक्ति के द्वारा लिखे गए थे। तो दोस्तों कबीरदास जी एक बिल्कुल ही तरह से एक अनपढ़ व्यक्ति थे। इन्होंने दोस्तों कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, हालांकि आध्यात्मिक गुरु जरूर रहे थे इनके। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों कबीरदास जी बचपन से अनपढ़ थे और इनका जन्म दोस्तों एक विधवा ब्राह्मणी के द्वारा होता है, यानी कि दोस्तों एक महिला थी दोस्तों ब्राह्मण वर्ग की, जो दोस्तों विधवा महिला थी। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन बनता है आप लोगों से कि दोस्तों कबीरदास जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। भ्राता दोस्तों विधवा दोस्तों जो ब्राह्मणी थी उसने दोस्तों कबीरदास जी को दोस्तों वाराणसी के पास में एक तालाब आता है जिसका नाम है दोस्तों लहरातारा। क्या नाम है दोस्तों? लहरातारा ताल, यानी कि दोस्तों जो तालाब था दोस्तों वाराणसी के पास में, उसमें छोड़ दिया था। और नीरू और नीमा नाम के दोस्तों 2 व्यक्तियों ने दोस्तों इनका पालन पोषण किया था कबीरदास जी का। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों कबीरदास जी की रचनाओं के बारे में। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी दोस्तों? विभिन्न एग्जामों में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। दोस्तों प्रमुख रचनाएं आती है दोस्तों कबीरदास जी की बीजक, शब्द, साकी और रमेनी। साकी, शब्द और रमेनी दोस्तों, साकी, शब्द, रमेनी और दोस्तों बीजक, ये उनकी प्रमुख रचनाएं। दोस्तों कुछ ऐसी रचनाएं दोस्तों जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी दोस्तों संत कबीरदास जी की। नंबर 1 आती है दोस्तों मंगल। याद रखना दोस्तों मंगल नामक दोस्तों जो पुस्तक है वो भी कबीरदास जी की है। इसके अलावा आती है दोस्तों बसंत होली। क्या नाम है दोस्तों? बसंत होली। बसंत होली पुस्तक भी दोस्तों कबीरदास जी को ही संदर्भित की गई है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों रेखा ताल भी दोस्तों संत कबीरदास जी की रचना मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा दोस्तों इसका आप लोगों ने दोस्तों हम आपको दोस्तों इससे पहले भी बता चुके हैं दोस्तों जो 1st ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों संत कबीरदास जी की दोस्तों एक रचना है जिसका नाम है दोस्तों उलट बांसी। क्या नाम है दोस्तों? उलट बांसी। आपने अगर हमारे पुराना वीडियो देखा है तो उसमें बता दिया था हमने आप लोगों को कि दोस्तों जो संत कबीरदास जी थे इनकी दोस्तों रचनाओं को दोस्तों उलट बांसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलट बांसी। दोस्तों उलट बांसी करते होता है दोस्तों उल्टी कही गई पंक्तियां, यानी कि दोस्तों किसी भी बात को कहने का दोस्तों जो तरीका है वो हमेशा उल्टा रहता था उनका। तो दोस्तों संत कबीरदास जी की दोस्तों जो रचना है वो उल्टबासी भी कहलाती थी। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों इनकी रचनाओं को विभिन्न बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है, बीजक, साकी, शब्द, रमेनी। और इसके अलावा दोस्तों जो रचना आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होगी वो है दोस्तों मंगल, बसंत होली और रेखा ताल।
मंगल, बसंत होली और रेखा ताल भी दोस्तों संत कबीरदास जी की रचनाएं मानी जाती है। परंतु दोस्तों याद रखना दोस्तों, कबीरदास जी अनपढ़ थे। इन रचनाओं का दोस्तों जो संकलन किया गया था वो अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया था कबीरदास जी की मृत्यु के बाद में। फिर बता देंगे आप लोगों को दोस्तों, इनमें अब इन जो हमारे आप लोगों के दोस्तों जो रचनाएं बताए, इनमें सबसे प्रमुख रचना आती है जिसका नाम है दोस्तों बीजक। क्या नाम है दोस्तों? इनमें सबसे प्रमुख ग्रंथ आता है दोस्तों कबीरदास जी का, वो है दोस्तों बीजक, जिसका संकलन किस व्यक्ति ने किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। बीजक दोस्तों नाम का दोस्तों एक ग्रंथ है दोस्तों जो संत कबीरदास जी को संदर्भित किया गया है। इस ग्रंथ का दोस्तों जो संकलन किया था वो भागदास के द्वारा किया गया था। और दोस्तों भागदास कौन थे? ये संत कबीरदास जी के शिष्य हुआ करते थे। कौन थे दोस्तों? ये संत कबीरदास जी के शिष्य हुआ करते थे। तो दोस्तों ये कबीरदास जी के बारे में था। आइए दोस्तों हम एक और कुछ प्रमुख फैक्टों की चर्चा करते हैं दोस्तों, जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों संत कबीरदास जी के बारे में। संत कबीरदास जी दोस्तों, हमने अभी हाल ही में आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था कि दोस्तों जो भक्तिकालीन दोस्तों जो संत थे दोस्तों, इन्होंने कुछ दर्शन दिए थे। अतः दोस्तों जो कबीरदास जी थे दोस्तों, ये शुद्ध अद्वैतवादी थे। कैसे थे दोस्तों? जो संत कबीरदास जी थे दोस्तों, ये शुद्ध, याद रखना दोस्तों, शुद्ध अद्वैतवादी थे। क्योंकि दोस्तों शुद्ध अद्वैतवाद तो किसने दिया था? आप लोगों को पता है दोस्तों, हमने अभी आप लोगों को बताया कि दोस्तों जो शुद्ध अद्वैतवाद है दोस्तों, ये वल्लभाचार्य ने दिया था। वहीं दोस्तों जो कबीरदास जी थे, उन्होंने दोस्तों शुद्ध अद्वैतवादी दिया था। और दोस्तों ये निर्गुण संत थे। निर्गुण करते होता है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो भगवान को माना वो निर्गुण माना, यानी कि किसी भी रूप में न मान करके एक निराकार में माना। ठीक है दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, पूछा भी गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कि दोस्तों जो संत कबीरदास जी थे, इनको दोस्तों अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने क्या कहा था? हम आप लोगों को दोस्तों पुराने वीडियो में भी बता चुके हैं, एक बार पुराने वीडियो देखना ना भूले। तो दोस्तों जो संत कबीरदास जी थे, इनको अबुल फजल तथा एक ग्रंथ मिलता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों दाबिस्तान ए मुजाहिब। नाम है दोस्तों अबुल फजल, व एक ग्रंथ आता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों दाबिस्तान ए मुजाहिब। दाबिस्तान ए मुजाहिब दोस्तों एक ग्रंथ है जिसमें कबीरदास जी को दोस्तों मुवाहिद कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? मुवाहिद। मुवाहिद का अर्थ होता है दोस्तों एकेश्वरवादी। क्या कहा गया है दोस्तों? मुवाहिद का अर्थ होता है दोस्तों एकेश्वरवादी। फिर देख लीजिए दोस्तों, संत कबीरदास जी को अबुल फजल तथा एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है दोस्तों दाबिस्तान ए मुजाहिब। इस ग्रंथ और अबुल फजल ने कबीरदास जी को दोस्तों मुवाहिद यानी एकेश्वरवादी कहा था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। दोस्तों एक और प्रसिद्ध आता है दोस्तों कि दोस्तों जो संत कबीरदास जी थे, वैसे थे दोस्तों एक हिंदू धर्म के प्रमुख व्यक्ति थे दोस्तों कबीरदास जी। लेकिन दोस्तों याद रखना, संत कबीरदास जी ने एक सूफी संत आते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों शेख तकी। क्या नाम है दोस्तों? एक संत आते हैं दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों शेख तकी। सूफी संत थे दोस्तों शेख तकी, जिनसे शिक्षा ग्रहण की थी दोस्तों। किसने दोस्तों? कबीरदास जी के द्वारा। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि दोस्तों जो शेख तकी थे ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे। याद रखना दोस्तों, बताना जरूर दोस्तों इसका उत्तर कि दोस्तों जो शेख तकी थे ये किस सिलसिले से संबंधित थे। हमने आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं एग्जामों में दोस्तों किस कौन सा सिलसिला से संबंधित था। अगर हम वही बात करें दोस्तों कि कबीरदास जी, अतः दोस्तों कहा जाता है दोस्तों कि दोस्तों जो संत कबीरदास जी थे, इनके ऊपर दोस्तों सूफी रहस्यवाद का प्रभाव था। प्रभाव क्यों था? क्योंकि दोस्तों ये सूफी शेख तकी से प्रभावित थे दोस्तों, इनसे शिक्षा ग्रहण की थी दोस्तों संत कबीरदास जी ने। वहीं दोस्तों एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है दोस्तों मिरात उल असरार। याद रखना दोस्तों, मिरात उल दोस्तों असरार नाम का एक ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें दोस्तों जो कबीरदास जी है इनको दोस्तों फिर दोषी सूफी कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? फिर दोषी सूफी। याद रखना दोस्तों, एक ग्रंथ आता है जिसका नाम है दोस्तों मिरात उल असरार ग्रंथ। दोस्तों मिरात उल असरार एक ग्रंथ है दोस्तों जिसमें संत कबीरदास जी को दोस्तों फिर दोषी सूफी कहा गया है। क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर दोस्तों सूफी सिलसिले का प्रभाव था। प्रभाव क्यों था दोस्तों सूफी सिलसिले का प्रभाव? क्योंकि इन्होंने दोस्तों सूफी संत शेख तकी से दोस्तों शिक्षा ग्रहण की थी। अतः कबीरदास जी दोस्तों सूफी रहस्यवाद से प्रभावित थे। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को मिले तो जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि इतने खतरनाक क्वेश्चन आप जरूर बनने वाले हैं दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो। दोस्तों याद रखना दोस्तों, आप लोगों ने एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में दोस्तों 2023 में एक वैकेंसी हुई थी दोस्तों बीपीएससी की, उसमें क्वेश्चन आया है कि दोस्तों जो कौन से किस व्यक्ति के द्वारा संत कबीरदास जी को दोस्तों भारतीय लूथर की संज्ञा दी गई है। याद रखना दोस्तों, एक व्यक्ति था जिसका नाम है दोस्तों वेस्ट कोट। क्या नाम है दोस्तों? वेस्ट कोट। दोस्तों वेस्ट कोट नाम के एक व्यक्ति ने संत कबीरदास जी को दोस्तों भारतीय लूथर की संज्ञा दी थी। याद रखना दोस्तों,
संत कबीरदास जी को भारतीय लूथर किसने कहा था दोस्तों? वेस्टकोट ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? वेस्टकोट ने। वहीं दोस्तों एक बार एक कथन आता है दोस्तों जिसका नाम आता है दोस्तों डॉक्टर कारपेंटर। एक विद्वान हुए हैं दोस्तों डॉक्टर कारपेंटर। दोस्तों एक विद्वान थे डॉक्टर कारपेंटर जिन्होंने संत कबीरदास जी के बारे में कथन कहा था। उस कथन को आइए हम चर्चा करते हैं। वो कथन कौन सा था दोस्तों जो एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोस्तों डॉक्टर कारपेंटर ने कहा कि दोस्तों जो संत कबीरदास जी थे, कबीरदास जी के दोस्तों जो विचार है वो संपूर्ण दोस्तों जो पृष्ठभूमि है, यानी कि दोस्तों जो कबीरदास जी की दोस्तों जो संपूर्ण पृष्ठभूमि है उनके विचारों की, वो पूर्णतः हिंदू है। किससे कैसी है दोस्तों? पूर्णतः हिंदू है। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? डॉक्टर कारपेंटर ने कहा था कि दोस्तों जो संत कबीरदास जी है इनकी दोस्तों जो जितने भी विचार है इन विचारों की दोस्तों जो पृष्ठभूमि है दोस्तों वह हिंदू है। किसने कहा दोस्तों? डॉक्टर कारपेंटर ने। और दोस्तों वेस्टकोट ने इनको क्या कहा था? भारतीय लूथर कहा था। दोस्तों याद रखना दोस्तों, तो ये दोस्तों कबीरदास जी के बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट थे। आइए हम दोस्तों इनकी मृत्यु की चर्चा करते हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दोस्तों कबीरदास जी की दोस्तों जो मृत्यु थी दोस्तों ये मगहर नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? मगहर नामक स्थान पर हुई थी। दोस्तों मगहर की चर्चा करें तो दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में आता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आमी नदी के किनारे दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कि दोस्तों जो संत कबीरदास जी थे दोस्तों इनकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर हुई। किस नदी के किनारे हुई थी दोस्तों? आमी नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों संत कबीरदास जी की दोस्तों जब मृत्यु हो जाती है तो इनके दोस्तों कुछ शिष्य आते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों सुरती गोपाल। क्या नाम है दोस्तों? सुरती गोपाल। वो दोस्तों एक शिष्य आता है दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों धर्मदास। क्या नाम है दोस्तों? सुरती गोपाल व धर्मदास दोस्तों जो इनके शिष्य हुआ करते थे दोस्तों संत कबीरदास जी के। इनके शिष्यों ने दोस्तों कबीर पंथ की स्थापना की थी कबीरदास जी की मृत्यु के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो संत कबीरदास जी के शिष्य थे दोस्तों सुरती गोपाल व धर्मदास। इन दोनों ने दोस्तों कबीरदास जी की मृत्यु के बाद में कबीर पंथ की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु के बाद में की थी, इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों। धर्मदास जी और दोस्तों कबीरदास जी के दो थे इनके कुछ संवाद भी मिलने हैं जिनका नाम है दोस्तों अमर मूल ग्रंथ। याद रखना दोस्तों अमर मूल ग्रंथ एक ग्रंथ है दोस्तों जिसमें संत कबीरदास जी और दोस्तों उनका शिष्य था जिसका नाम है दोस्तों धर्मदास, इन दोनों के बीच के संवाद का उल्लेख भी किया गया है अमर मूल ग्रंथ में। ठीक है दोस्तों, तो संत कबीरदास जी के बारे में दोस्तों कुछ बहुत ही शानदार फैक्ट थे दोस्तों आप लोगों के सामने। अगर आपने सब सारे फैक्ट पढ़े हैं दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं पढ़े दोस्तों तो है नहीं बात को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, वादा कीजिएगा आप हमसे। ठीक है दोस्तों, चाहे वो यूपीएससी हो सकती है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरपीएससी हो। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? गुप्त काल से। कि समुद्रगुप्त ने दोस्तों एक गुप्त वंश एक राजा हुआ था जिसका नाम है दोस्तों समुद्रगुप्त। तो दोस्तों समुद्रगुप्त ने किसके विरुद्ध कन्योपायन की नीति अपनाई थी? यानी कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त एक राजा था, समुद्रगुप्त ने किसके विरुद्ध कन्योपायन, याद रखना दोस्तों क्या नाम है दोस्तों? कन्योपायन। कन्योपायन की नीति अपनाई थी। दोस्तों कन्योपायन नीति क्या होती है आइए हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसका क्वेश्चन का उत्तर जरूर बता देते हैं आप लोगों के सामने कि इसका उत्तर क्या था। दोस्तों कन्योपायन का अर्थ होता है दोस्तों इसका विवरण देखने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि कन्योपायन की दोस्तों जो नीति थी वो समुद्रगुप्त ने दोस्तों विदेशी शासकों के खिलाफ अपनाई थी। किसके खिलाफ अपनाई थी दोस्तों? विदेशी शासकों के खिलाफ। तो याद रखना दोस्तों समुद्रगुप्त ने जो विदेशी शासक थे उनको हराया और उनके विरुद्ध दोस्तों कुछ नीतियां अपनाई जिनमें नंबर 1 आती है दोस्तों कन्योपायन की नीति। कन्योपायन का अर्थ होता है दोस्तों विदेशी शासकों की दोस्तों जो पुत्रियां होती थी उनकी दोस्तों जो कन्याएं होती थी उनसे विवाह करना और उनके साथ दोस्तों जो संबंध है वह मधुर संबंध बनाना। तो याद रखना दोस्तों कन्योपायन का अर्थ क्या होगा? विदेशी शासकों की दोस्तों जो कन्याएं होती थी उनकी जो पुत्रियां होती थी समुद्रगुप्त ने उनसे विवाह किया और उनके साथ दोस्तों एक मधुर संबंध स्थापित किया। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी दोस्तों जो विदेशी शासकों के जो विदेशी शासक थे दोस्तों इनके खिलाफ दोस्तों इसने दूसरी नीति अपनाए, वो है दोस्तों आत्मनिवेदन की नीति। यानी कि दोस्तों उनको विदेशी शासकों को हराया समुद्रगुप्त ने और उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप हमारे साम्राज्य के अधीन रहिए, यानी आत्मनिवेदन की नीति किसने अपनाई थी दोस्तों? समुद्रगुप्त ने। किसके विरुद्ध अपनाई थी दोस्तों? विदेशी शासकों के खिलाफ। दोस्तों इसने विदेशी शासकों के खिलाफ एक और नीति अपनाई थी जिसका नाम है दोस्तों
गरु स्तंभकम सविषयक भुक्ति शासन मानन याचना। फिर देखिए दोस्तों, गरुतकमदम सविषयम भुक्ति शासक याचना नीति। तो दोस्तों ये दोस्तों कुछ नीतियां थी दोस्तों, जो 3 नीतियां जो विदेशी शासकों के खिलाफ अपनाई थी समुद्रगुप्त ने, कन्योपायन की नीति, आत्मनिवेदन की नीति और गरुत्तकम सविषयकम भुक्ति शासन याचना नीति। दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में दोस्तों, जहां से विभिन्न बार एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में। दोस्तों समुद्रगुप्त का दोस्तों एक प्रशस्ति आती है जिसका नाम है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी दोस्तों? समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति आती है जिसका नाम है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में हमें इसका वर्णन मिलता है दोस्तों कि इसने विदेशी शासकों के खिलाफ कौन सी नीतियां अपनाई थी। और दोस्तों विदेशी शासक दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया, 3 नीतियां अपनाई हमने आप लोगों को बता दिया। दोस्तों जो समुद्रगुप्त था इसने दोस्तों जो दक्षिण की दोस्तों जो राज्य थे, यानी कि दोस्तों समुद्रगुप्त के दोस्तों राज्य के नीचे दोस्तों जो दक्षिणी दिशा में दोस्तों जो राज्य थे, दक्षिणी राज्यों के प्रति दोस्तों समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी नीति अपनाई थी? वो नीति अपनाई थी दोस्तों इसने मोक्षानुग्रह की नीति। यानी कि दोस्तों समुद्रगुप्त ने दक्षिणी राज्यों के प्रति मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। अगर वहीं हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त ने दोस्तों जो उत्तरी राज्य थे, कौन से राज्य थे दोस्तों? उत्तरी जो राज्य थे उनके प्रति दोस्तों प्रसभोदरणम की नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी दोस्तों? प्रसभोदरण की नीति अपनाई थी उत्तरी राज्यों के प्रति। यानी कि दोस्तों दक्षिणी राज्यों के प्रति दोस्तों इसने मोक्षानुग्रह की नीति अपनाए, उत्तरी राज्यों के प्रति दोस्तों इन्हें प्रसभोदरण की नीति अपनाए। दोस्तों प्रसभोदरण की अर्थ होता है दोस्तों समूल विनाश करना। क्या होता है दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त के दोस्तों राज्य के उत्तर की दिशा में दोस्तों जो राज्य थे उनको उसने दोस्तों पूरी तरह से विनाश कर दिया उन राज्यों का। किसने दोस्तों? समुद्रगुप्त ने। तो उत्तरी राज्यों के खिलाफ दोस्तों प्रबोधन की नीति यानी समूल विनाश करना। वहीं दोस्तों जो उत्तरी पश्चिम में दोस्तों जो राज्य थे, कहाँ पर दोस्तों? उत्तरी पूर्वी दोस्तों जो राज्य थे उनके खिलाफ दोस्तों जो समुद्रगुप्त ने दोस्तों कुछ नीतियां अपनाई थी। वो नीतियां कौन कौन सी थी आइए हम चर्चा करते हैं। दोस्तों समुद्रगुप्त ने उत्तरी पूर्वी दोस्तों राज्यों के खिलाफ दोस्तों 3 नीतियां अपनाई जिनका नाम आता है दोस्तों सर्वकारदान नीति। क्या नाम है दोस्तों? सर्वकारदान। दोस्तों दूसरी नीति आती है जिसका नाम है दोस्तों आज्ञानुकरण नीति। कैसी नीति आती है दोस्तों? आज्ञानुकरण नीति। किसने अपनाई थी दोस्तों? समुद्रगुप्त ने उत्तरी पूर्वी राज्यों के खिलाफ। और तीसरी नीति आती है दोस्तों प्रणमानुगम नीति। क्या नाम है दोस्तों? प्रणमानुगम नीति। तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी राज्यों के खिलाफ दोस्तों समुद्रगुप्त ने 3 नीतियां अपनाई दोस्तों, सर्वकारदान, आज्ञानुकरण और प्रणमानुगम। तो दोस्तों इन सब बातों का वर्णन कहाँ है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति में। हम दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की चर्चा कर रहे हैं जिनमें दोस्तों इन नीतियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगर प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति ये दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाई गई थी और इसका एक मंत्री था जिसका नाम है दोस्तों हरिसेन। किसने लिखवाई थी दोस्तों? हरिसेन के द्वारा। दोस्तों समुद्रगुप्त का एक मंत्री था जिसका नाम है दोस्तों हरिसेन। उसने इस प्रयाग प्रशस्ति को दोस्तों उद्गीत करवाया था। लेकिन दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति का दोस्तों जो उत्कीर्ण करता था, कौन दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति का दोस्तों जो उत्कीर्ण करता था वो था दोस्तों तिलभट्ट। कौन था दोस्तों? तिलभट्ट। याद रखना दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति का दोस्तों जो उत्कीर्ण करता था वो दोस्तों तिलभट्ट था। दोस्तों आइए अगर हम बात करें कि प्रयाग प्रशस्ति की दोस्तों तिलभट्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? संस्कृत भाषा में। लेकिन दोस्तों इसको दोस्तों जो लिखने की दोस्तों जो नीति रही थी दोस्तों वो ब्राह्मी लिपि रही थी। कौन सी लिपि रही थी दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। लेकिन दोस्तों जो लिखने की दोस्तों जो शैली कौन सी थी वो थी दोस्तों चंपू शैली। चंपू शैली का अर्थ होता है दोस्तों गद्य और पद्य में लिखी गई शैली। यानी कि दोस्तों जो लिखने की शैली दोस्तों चंपू शैली है, यानी इसको दोस्तों गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। लिखने की दोस्तों लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। याद रखना दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में दोस्तों कुछ एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रयाग प्रशस्ति का दोस्तों जो इसका दोस्तों विवरण नहीं मिलता है। किसका विवरण नहीं मिलता है? इसमें तिथि भी नहीं है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति कब उत्कीर्ण की गई इसकी तिथि उल्लेखित नहीं है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में। और इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त के द्वारा दोस्तों जो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था उसका उल्लेख भी नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति के दोस्तों जो उत्कीर्ण
उत्कीर्ण करवाई थी वो अश्वमेध यज्ञ दोस्तों बाद में हुआ था, जबकि प्रयाग परिस्थिति दोस्तों पहले ही उत्कीर्ण करवा दी गई थी। अतः प्रयाग परिस्थिति उत्कीर्ण करवाने के बाद में दोस्तों समुद्रगुप्त ने दोस्तों अश्वमेध यज्ञ किया था। अतः दोस्तों अश्वमेध यज्ञ और प्रयाग परिस्थिति की दोस्तों जो तिथि है वो हमें प्रयाग परिस्थिति में देखने को नहीं मिलती है, नहीं मिलती है दोस्तों। एग्जाम में याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। दोस्तों पहली बात तो यही आती है दोस्तों कि दोस्तों जो प्रयाग परिस्थिति है ये सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई थी। याद रखना दोस्तों, जो दोस्तों एक मौर्य शासक था जिसका नाम है दोस्तों अशोक। याद रखना दोस्तों, प्रयाग परिस्थिति का दोस्तों जो पहला लेख है दोस्तों ये मौर्य शासक दोस्तों अशोक के द्वारा खुदवाया गया था। किसके द्वारा खुदवाया गया था दोस्तों? मौर्य शासक अशोक के द्वारा ये लेख खुदवाया गया था। लेकिन दोस्तों बाद में दोस्तों इसे कहाँ पर खुदवाया था दोस्तों? इसने अशोक ने इसे कौशाम्बी में खुदवाया था। कहाँ खुदवाया था दोस्तों? कौशाम्बी में। लेकिन दोस्तों जो अकबर था, अकबर के द्वारा दोस्तों ये कौशाम्बी में दोस्तों जो लेख था मौर्य शासक अशोक का, कौशाम्बी में दोस्तों अकबर जब शासक बनता है तब इसे दोस्तों इलाहाबाद ले जाता है। कहाँ ले जाता है दोस्तों? इलाहाबाद ले जाता है। और इलाहाबाद का दोस्तों आप जानते हैं वर्तमान में दोस्तों जो प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में। तो दोस्तों अकबर इसे कहाँ ले जाता है दोस्तों? कौशाम्बी अभिलेख को दोस्तों इलाहाबाद ले जाता है, जो मौर्य शासक अशोक का शिलालेख था। बाद में दोस्तों इसमें दोस्तों जो अकबर है, अकबर का दोस्तों जो पुत्र है दोस्तों जहांगीर, जहांगीर भी इसके ऊपर एक लेख लिखवाता है। तथा वो उसमें दोस्तों जो बीरबल था, बीरबल का उल्लेख भी दोस्तों इस प्रयाग परिस्थिति में देखने को मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत का एकमात्र ऐसा अभिलेख दोस्तों जिसमें दोस्तों तीन राजाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों, समुद्रगुप्त का, अकबर का और जहांगीर का। जहांगीर के साथ में दोस्तों इसमें बीरबल का उल्लेख भी मिलता है। किसका दोस्तों? बीरबल का। तो याद रखना दोस्तों इसमें समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और जहांगीर का उल्लेख भी मिलता है। हमने आप लोगों को भी हाल ही में बताया दोस्तों कि इसी प्रयाग परिस्थिति के ऊपर दोस्तों जहांगीर के द्वारा एक लेख लिखवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? जहांगीर के द्वारा एक लेख लिखवाया गया। दूसरे लेख को लिखने वाले व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों अब्दुल्ला मुस्किन कलाम। याद रखना दोस्तों, अब्दुल्ला मुस्किन कलाम। इस व्यक्ति के द्वारा जहांगीर के दरबार का दोस्तों जो लेख था वो प्रयाग परिस्थिति पर लिखवाया गया था। ठीक है दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले दोस्तों जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का दोस्तों पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे तब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसकी पंक्तियों के बारे में। किसकी पंक्तियों के बारे में दोस्तों? कि प्रयाग परिस्थिति में दोस्तों 33 पंक्तियां है। 33 पंक्तियों में से दोस्तों जो 7वें नंबर की दोस्तों जो पंक्ति है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछी जा चुकी है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों प्रयाग परिस्थिति में दोस्तों कितनी पंक्तियां है दोस्तों? 33 पंक्तियां हैं दोस्तों। इन 33 पंक्तियों में से दोस्तों जो 7वां नंबर की दोस्तों जो पंक्ति है, 7 नंबर की दोस्तों जो पंक्ति है उसमें दोस्तों 7वें नंबर की पंक्ति में क्या लिखा गया है जो हमने आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, जो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दोस्तों 7वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त की दोस्तों जो नागों पर विजय का उल्लेख है। यानी कि दोस्तों समुद्रगुप्त ने नागों पर विजय प्राप्त की थी। इसका उल्लेख किसमें दोस्तों? प्रयाग परिस्थिति का दोस्तों जो 7वीं पंक्ति है 33 पंक्तियों में से उसमें उल्लेखित है। वहीं दोस्तों प्रयाग परिस्थिति की दोस्तों जो 14वीं नंबर की पंक्ति है, किसमें दोस्तों? यानी कि 14वें नंबर की दोस्तों जो पंक्ति है इसमें दोस्तों क्या उल्लेखित है दोस्तों? इसमें उल्लेखित है कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त है दोस्तों इसके समय दोस्तों पुष्पनगर पर किया गया आक्रमण था। किस पर दोस्तों? यानी कि दोस्तों पुष्पनगर पर दोस्तों जो आक्रमण किया गया था उसका उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों? 14वें नंबर की पंक्ति में। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है आने वाले समय में आपसे। तो दोस्तों 14वें नंबर की दोस्तों जो पंक्ति है इसमें पुष्पनगर पर किए गए आक्रमण का उल्लेख है। वहीं 7वीं पंक्ति में दोस्तों समुद्रगुप्त की दोस्तों जो नागों की दोस्तों जो विजय है उसका उल्लेख करती है। दोस्तों इसमें कुल कितनी पंक्तियां हैं दोस्तों? 33 पंक्तियां हैं। और दोस्तों इसमें दोस्तों जो जहांगीर का दोस्तों जो लेख लिखाया गया था वो अब्दुल्ला मुस्किन कलाम के द्वारा लिखाया गया था। अतः इसमें दोस्तों समुद्रगुप्त, अकबर और जहांगीर का उल्लेख भी देखने को मिलता है। दोस्तों कुछ पंक्तियां दोस्तों और एक देख लीजिए आप दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों आप लोगों से पूछी जा सकती है। दोस्तों प्रयाग परिस्थिति की दोस्तों जो 19 और 20वें नंबर की दोस्तों जो पंक्ति है, कौन कौन से नंबर की दोस्तों? 19 और 20वें नंबर की दोस्तों जो पंक्ति है इसमें दोस्तों दक्षिण के 12 राज्यों का उल्लेख है। यानी कि समुद्रगुप्त के दोस्तों जो दक्षिण में दोस्तों जो 12 राज्य थे उनका उल्लेख है दोस्तों 19वीं और 20वीं पंक्ति में। और दोस्तों याद रखना दोस्तों समुद्रगुप्त ने उन दोस्तों दक्षिण के 12 राजाओं को भी हराया था। तो दोस्तों 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिण के 12 राज्यों का उल्लेख है। जबकि दोस्तों 21वीं दोस्तों जो पंक्ति है, कौन सी दोस्तों?
प्रयाग प्रसिद्धि की दोस्तों जो 21वीं पंक्ति है, इसमें दोस्तों आर्यावर्त के 9 राजाओं का उल्लेख है तथा आठविक राजाओं का उल्लेख भी दोस्तों 21वीं पंक्ति में देखने को मिलता है। याद रखना दोस्तों, इसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को रहा था जिनका उल्लेख है दोस्तों 21वीं पंक्ति में, तथा आठविक राजाओं का उल्लेख भी दोस्तों 21वीं पंक्ति में ही है। दोस्तों अगर हम वही बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो 22वें नंबर की दोस्तों जो पंक्ति है, इसमें दोस्तों जो सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है, किसका उल्लेख है दोस्तों? 22वीं पंक्ति में दोस्तों सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त थे उसके समीपवर्ती दोस्तों जो राज्य कौन कौन से थे उनका उल्लेख है दोस्तों 22वीं पंक्ति में। वहीं दोस्तों बात करें दोस्तों कि 23वीं और 24वीं दोस्तों जो पंक्ति है, इसमें दोस्तों विदेशी राज्यों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? विदेशी राज्यों का उल्लेख है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं प्रयाग परिस्थिति की पंक्तियों के बारे में। अगर हम वही बात करें दोस्तों, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दोस्तों प्रयाग परिस्थिति में दोस्तों किन किन अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों जो प्रयाग परिस्थिति की दोस्तों जो वर्तमान में इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है दोस्तों, इसमें कुछ अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख किया गया है। जिससे कि हम बात करें दोस्तों कि शंकु नाम का एक अस्त्र हुआ करता था, जिसके अलावा आता है दोस्तों नाराज। क्या नाम है दोस्तों? नाराज। इसके अलावा एक करता था दोस्तों परशु। क्या नाम है दोस्तों? परशु, नाराज, शंकु। इसके अलावा आता है दोस्तों सर, और एक और आता है दोस्तों बिंदीपाल। क्या नाम है दोस्तों? बिंदीपाल तथा तोमर। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, शंकु, नाराज, परशु, सर, बिंदीपाल और तोमल। दोस्तों जो तोमर है दोस्तों, ये कुछ दोस्तों अस्त्र शस्त्रों के नाम दिए हुए हैं दोस्तों प्रयाग परिस्थिति में। आप लोगों से दोस्तों ये नाम देकर पूछे जा सकते हैं कि दोस्तों शंकु क्या है, नाराज क्या है, परशु क्या है। तो दोस्तों याद रखना, ये दोस्तों प्रयाग परिस्थिति में उल्लेखित अस्त्र शस्त्रों के नाम है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त था, एसएससी के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि समुद्रगुप्त किस विद्या में प्रवीण था। इसका उत्तर होगा दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दोस्तों जो समुद्रगुप्त था दोस्तों, यह गंधर्व विद्या में प्रवीण था। याद रखना दोस्तों, एसएससी के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रयाग परिस्थिति के अनुसार दोस्तों जो समुद्रगुप्त था ये किस विद्या में प्रवीण था। इसका उत्तर होगा दोस्तों गंधर्व विद्या। यानी कि दोस्तों जो समुद्रगुप्त था दोस्तों, ये गंधर्व विद्या में प्रवीण माना जाता था। तो दोस्तों ये हमारा समुद्रगुप्त से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही शानदार दोस्तों। इसका विवरण आप लोगों के सामने आने वाले समय में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों आप लोगों का इससे अलावा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने कि दोस्तों पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया। यानी कि दोस्तों पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया, पूर्व संचित कर्मों के विनाश की दोस्तों जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो जैन धर्म में क्या कहलाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी वैसे तो दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड है दोस्तों, जैन धर्म से, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है दोस्तों दर्शन शास्त्र से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों सामाजिक विज्ञान में दोस्तों दर्शन शास्त्र के कुछ क्वेश्चन आते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, वो दोस्तों जिनमें दोस्तों जैन धर्म भी आता है। दोस्तों जैन धर्म से दोस्तों दर्शन शास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों यूपीएससी मेंस में भी पूछा जा सकता है और आरएस मेंस में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखने के लिए दिया जा सकता है कि जैन धर्म के दोस्तों कुछ सिद्धांत है उनकी चर्चा कीजिए। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि पूर्व संचित कर्मों के विनाश की दोस्तों जो प्रक्रिया है वो जैन धर्म में क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों निर्जरा। क्या कहलाती है दोस्तों? निर्जरा। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, पूर्व संचित कर्मों के विनाश की प्रक्रिया दोस्तों जैन धर्म में क्या कहलाती है दोस्तों? निर्जरा। आइए हम चर्चा करते हैं दोस्तों जैन धर्म की। दोस्तों जैन धर्म के दौरे बारे में दोस्तों वैसे हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो आप लोगों से अभी तक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन अभी तक यहाँ से देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों जो 7 सिद्धांत है दोस्तों इनके बारे में चर्चा करेंगे कि जैन धर्म में जगत के दोस्तों जो पदार्थ है, यानी कि दोस्तों जो ये पृथ्वी है दोस्तों इस पर दोस्तों जो 7 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, 7 तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। कितने तत्व पाए जाते हैं दोस्तों? 7 तत्व। तो दोस्तों जैन धर्म ने जो हमारे दोस्तों जो जगत के दोस्तों जो पदार्थ जो है उनको 7 तत्वों में बांटा है। कितने तत्वों में बांटा है दोस्तों? 7 तत्वों में। तो याद रखना दोस्तों, इन 7 तत्वों में से दोस्तों 3 तत्वों के बारे में अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निर्जरा, संवर और मोक्ष के बारे में। और हम दोस्तों उन 5 तत्वों की भी दोस्तों 4 तत्वों की भी बात करेंगे दोस्तों जो अभी तक क्वेश्चन पूछा ना गया है। तो दोस्तों नंबर 1 तत्व आता है जिसका नाम है दोस्तों जीव। यानी कि दोस्तों जैन धर्म जो है दोस्तों वो दोस्तों इस पदार्थों में दोस्तों एक तत्व मानता है जिसका नाम है दोस्तों जीव। दोस्तों जैन धर्म में
जिसे हम दोस्तों आत्मा कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो आत्मा होती है मानव शरीर की या किसी भी जीव की जो आत्मा होती है उसे ही दोस्तों जीव कहा गया है दोस्तों जैन धर्म में। याद रखना दोस्तों, जैन धर्म में जिसे हम आत्मा कहते हैं, हमारी दोस्तों जो आत्मा होती है उसे ही दोस्तों जैन धर्म में क्या कहा गया है दोस्तों, जीव कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, जीव। दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आने वाले सेकंड ग्रेड के एग्जाम में या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कि दोस्तों जो जैन धर्म के अनुसार दोस्तों जो जीव नाम का एक जो तो तत्व होता है ये इसके दोस्तों कितने गुण बताए गए। याद रखना दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार दोस्तों जो जीव के दोस्तों 3 गुण बताए गए हैं दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों चैतन्य, नंबर दूसरा आता है दोस्तों सुख, और तीसरा आता है दोस्तों वीर्य या ऊर्जा। याद रखना दोस्तों, जीव के 3 गुण बताए गए हैं दोस्तों, चैतन्य, सुख और ऊर्जा। जो दोस्तों इसके अलावा दोस्तों याद रखना दोस्तों, जीव के दोस्तों दोस्तों जो जीव तत्व है इसे ही दोस्तों अनेकात्मवाद या आत्मा की बहुलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, जो जीव तत्व है दोस्तों इसी सिद्धांत को दोस्तों अनेकांतवाद का सिद्धांत या आत्मा की बहुलता का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों हम आने वाले एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में हम आप लोगों को जरूर बताएंगे कि आत्मा का बहुलता का दोस्तों सिद्धांत क्या था जैन धर्म के अनुसार। जब दोस्तों हम जैन धर्म के दोस्तों सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तब हम आप लोगों को जरूर बताएंगे अनेकात्मवाद का सिद्धांत। दोस्तों जो दूसरा तत्व बताया था दोस्तों जैन धर्म ने, वो बताया था दोस्तों अजीव। यानी कि दोस्तों जीव तो हो गए दोस्तों, जो आत्मा होती है उसको जीव कहते हैं। तो दोस्तों अजीव होता क्या है, अजीव का अर्थ होता है दोस्तों कि जीव के अलावा जो भी बच जाता है दोस्तों, जीव के अलावा जो कुछ भी बच जाता है, यानी कि दोस्तों आत्मा के अलावा जो कुछ भी बचा वही दोस्तों अजीव है। अर्थात दोस्तों जिनमें जीव नहीं है, जिनमें आत्मा नहीं है। क्या समझिए आप लोगों को। तो अजीव का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि ऐसे तत्व जिनमें आत्मा नहीं है, अर्थात दोस्तों जो जीवों के अलावा बचे हुए हैं वह दोस्तों अजीव कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों अचेतन, यानी कि दोस्तों जिनमें चेतना नहीं है, तथा ज्ञान रहित, जिनमें दोस्तों ज्ञान नहीं, क्योंकि दोस्तों ज्ञान कब होगा, जब उनमें आत्मा होगी। तो दोस्तों आत्म ज्ञान रहित या दोस्तों बोल दीजिए दोस्तों जड़ रहित, ठीक है दोस्तों, जड़ रूप। तो दोस्तों इनको अजीव कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आज से क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों जो अजीव नाम का दोस्तों जो तत्व है इसके दोस्तों 5 भेद है। कितने भेद है दोस्तों, 5 भेद है। 5 भेद में से दोस्तों जो पहला भेद है वो आता है दोस्तों पुद्गल। क्या नाम है दोस्तों, पुद्गल। तो एग्जाम में दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है दोस्तों कि पुद्गल क्या है। आइए हम चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों पुद्गल के लिए, लेकिन उन 5 भेदों की पहले चर्चा कर ले दोस्तों जो अजीव के भेद माने जाते हैं। दोस्तों पुद्गल नंबर 2 माना जाता है दोस्तों धर्म। दोस्तों गलती से हमने यहाँ पर कर्म लिख दिया है, तो आप इसको दोस्तों धर्म समझे, ठीक है दोस्तों। तो पुद्गल धर्म। तीसरा आता है दोस्तों अधर्म, और चौथा आता है दोस्तों आकाश, और 5वां आता है दोस्तों काल। याद रखना दोस्तों ये अजीव के 5 भेद माने गए हैं दोस्तों, पुद्गल, धर्म व अधर्म। याद रखना दोस्तों कर्म नहीं है यहाँ पर, फिर गलती से लिख दिया गया, हमारी गलती थोड़ा मिस्टेक हो गई है दोस्तों, इसको धर्म समझे। धर्म, अधर्म तथा आकाश और काल, ये दोस्तों अजीव के 5 भेद माने गए हैं दोस्तों। आइए हम उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि पुद्गल क्या है। दोस्तों पुद्गल होता है दोस्तों कि जैन धर्म में दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो जैन धर्म था दोस्तों, इसमें दोस्तों जो कर्म अणु होते हैं, यानी कि कोई भी जीव आत्मा दोस्तों जब अपना कर्म करती है तो उन दोस्तों जो कर्म करती है उन कर्मों को ही दोस्तों पुद्गल कहा गया है। याद रखना दोस्तों कि जैन धर्म के अनुसार दोस्तों जो कर्म अणु होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, कर्म अणु, उनको पुद्गल कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, पुद्गल कहा गया है। इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि जैन धर्म के अनुसार दोस्तों जो कोई भी आत्मा हो गई, कोई भी जीव हो गया दोस्तों, जब वो कोई कर्म करता है तो दोस्तों उन कर्मों को ही दोस्तों पुद्गल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो कर्म अणु होते हैं उसको पुद्गल कहा जाता है। तो दोस्तों 2 तत्व हमने पढ़ लिए दोस्तों, जीव और अजीव। यहाँ से दोस्तों पुद्गल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों जो तत्व आता है, तीसरा तत्व, उसका नाम है दोस्तों बंध तत्व। क्या नाम है दोस्तों, बंध। बंध का अर्थ होता है दोस्तों बंधन। यानी कि दोस्तों जब जीव का अर्थ हमने आप लोगों को अभी ताल में बताया दोस्तों कि जैन धर्म में दोस्तों जो जीव है वो आत्मा को कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जब आत्मा और दोस्तों जो मानव का दोस्तों जो शरीर हो गया, इन दोनों का दोस्तों जब मिलन हो जाता है तो वो दोस्तों वो व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। तो इसी को दोस्तों बंधन कहा जाता है। याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जब आत्मा और शरीर का दोस्तों जब मिलन हो जाता है इसी को दोस्तों बंधन कहा जाता है या बंध कहा जाता है। दोस्तों जो पुनर्जन्म है ही जो दोस्तों जो पुनर्जन्म ही बंध है दोस्तों। क्या है दोस्तों, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है वही बंध है, और अज्ञान ही बंध का कारण है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो पुनर्जन्म है वही तो दोस्तों बंध का कारण माना जाता है, और दोस्तों जो अज्ञान है वही दोस्तों बंध का कारण है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो ना ही
पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म होगा तो वही दोस्तों बंधन कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा तत्व बताया गया है दोस्तों जैन धर्म में, वो है दोस्तों आस्त्रव। क्या नाम है दोस्तों? आस्त्रव। आस्त्रव होता क्या है दोस्तों? आइए हम चर्चा करते हैं आस्त्रव की। दोस्तों जो हमारे दोस्तों हमने हाल अभी में आप लोगों को बताया कि दोस्तों जब हमारे दोस्तों जो कर्म अणु है, कर्म अणु यानी कि दोस्तों जब कोई सा भी कर्म हो गया, हमारे दोस्तों जो कर्म के दोस्तों जो फल होते हैं यानी कि दोस्तों जो पुद्गल होते हैं, क्या नाम है दोस्तों? पुद्गल। तो पुद्गल के दोस्तों जब जीव की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी कि कोई से भी कर्म जब वो अपने जीव की ओर प्रवाहित होते हैं, तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को दोस्तों आश्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आश्रव। आश्रव का अर्थ ही होता है दोस्तों बहना। आप लोगों से दोस्तों अर्थ भी पूछा जा सकता है कि आश्रव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहना। याद रखना दोस्तों, आश्रव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहना। तो आश्रव क्या होता है दोस्तों? मनुष्य के द्वारा कोई भी दोस्तों कर्म किया जाता है, जब वो दोस्तों उसके ओर आकर्षित होते हैं, कर्म अणु जब दोस्तों मनुष्य की या जीव की ओर आकर्षित होते हैं, तो इसे आश्रव कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, जब कर्म अणु मनुष्य की ओर या जीव की ओर आकर्षित क्यों होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि दोस्तों ये कर्म दोस्तों जो अणु होते हैं, ये कासाय के द्वारा, कासाय आदि के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं दोस्तों? कासाय के कारण। कासाय का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों काम, वासना, क्रोध और ईर्ष्या। याद रखना दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो तत्व है दोस्तों, ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा ईर्ष्या करना, क्रोध करना, काम, वासना, इन कासाई जो ये कासाय जो तत्व होते हैं, इनके कारण ही दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो कर्म अणु होते हैं वो जीव की ओर प्रवाहित होते हैं। याद रखना दोस्तों, किसके कारण दोस्तों? कासाय के कारण। ये भी दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये 4 तत्व हो गए, इनमें से दोस्तों 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों पुद्गल और कासाय के बारे में। तो दोस्तों ये 3 तत्व ये आ गए। इसके अलावा दोस्तों जो 3 तत्व और बचते हैं दोस्तों, आइए हम उनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों ये 3 तत्व दोस्तों विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, सेकंड ग्रेड में, RS मेंस में, UPSC मेंस में। तो दोस्तों उन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। सरवर, क्या नाम है दोस्तों? संवर। दोस्तों जो संवर है दोस्तों, संवर क्या है? आइए याद रखना दोस्तों, जो संवर नाम की दोस्तों जो तत्व है दोस्तों, इसका अर्थ होता क्या है कि दोस्तों वर्तमान जीवन। आपने दोस्तों कोई भी जीव हो गया जो वर्तमान में दोस्तों जो जीवन जी रहा है, यानी कि वर्तमान जीवन के दोस्तों जो कर्मफल होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? वर्तमान जीवन के दोस्तों जो कर्मफल होते हैं, उन कर्मफलों को रोकने या नष्ट करने की दोस्तों जो प्रक्रिया होती है। याद रखना दोस्तों, संवर क्या है दोस्तों? वर्तमान जीवन के दोस्तों जो कर्मफल होते हैं, तो उन कर्मफलों को रोकने या नष्ट करने की दोस्तों जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो संवर कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? संवर कहलाती है। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, वर्तमान जीवन के कर्म फलों को रोकने या नष्ट करने की प्रक्रिया संवर कहलाती है। जबकि आप लोगों का दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम के द्वारा, हमने अभी चर्चा की थी कि पूर्व संचित कर्मों यानी कि पहले के जन्म के दोस्तों जो कर्म है दोस्तों, या हमारे दोस्तों इससे वर्तमान जीवन से पहले जो हमने कर्म किए उनको नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। वो कहलाती है दोस्तों निर्जरा। हम आप लोगों को क्वेश्चन में भी बता चुके हैं दोस्तों, निर्जरा क्या है? पूर्व जन्मों या पूर्व कर्मों को नष्ट करने की दोस्तों जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो निर्जरा कहलाती है। दोस्तों जो 7वां तत्व बचता है दोस्तों, वो है दोस्तों मोक्ष। मोक्ष को दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, जैन धर्म में दोस्तों निर्वाण भी कहा जाता है या इसे दोस्तों कैवल्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोक्ष को जैन धर्म में दोस्तों कैवल्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों जैन धर्म में दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? मोक्ष को कैवल्य। याद रखना दोस्तों, ये सबसे अंतिम तत्व माना गया है दोस्तों मोक्ष, मानव जीवन का या जीव का। तो दोस्तों जैन धर्म में दोस्तों जो मोक्ष होता है, जैन धर्म में मोक्ष को अनंत चतुष्टय भी कहा गया है। याद रखना दोस्तों, जैन धर्म में मोक्ष को कैवल्य भी कहते हैं तथा इसे दोस्तों अनंत, क्या नाम है दोस्तों? अनंत चतुष्टय भी कहा गया है दोस्तों। अनंत चतुष्टय भी कहा गया है दोस्तों। अनंत चतुष्टय का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 4 तत्व दोस्तों। कैसे तत्व दोस्तों? 4 अनंत। यानी कि दोस्तों ऐसे कौन कौन से दोस्तों 4 अनंत है दोस्तों, उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों कि अनंत चतुष्टय क्या है। अनंत चतुष्टय का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर अनंत सुख। क्या नाम है दोस्तों? अनंत सुख और अनंत दर्शन। याद रखना दोस्तों, अनंत सुख और अनंत दर्शन 4 चतुष्टय के अंतर्गत माने गए हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जैन धर्म में जो मोक्ष होता है दोस्तों, जो कैवल्य होता है, इसको अनंत चतुष्टय भी कहा गया है। अनंत चतुष्टय का अर्थ होता है दोस्तों अनंत सुख, अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख, और अंतिम बचता है दोस्तों अनंत वीर्य। वीर्य का अर्थ होता है दोस्तों वीर, ऊर्जा। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा। तो दोस्तों ये 4 अनंत चतुष्टय माने गए दोस्तों, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख। तो दोस्तों
और दोस्तों याद रखना दोस्तों जो कर्म फल होते हैं, बार बार में दोस्तों यहाँ पर चर्चा हो रही है दोस्तों कर्म फलों के बारे में, कर्म अणुओं की। तो दोस्तों कर्म फलों से मुक्ति कब पाई जा सकती है? जैन धर्म के अनुसार दोस्तों याद रखना दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार दोस्तों जो मनुष्य के दोस्तों जो कर्म फल होते हैं या फिर किसी भी जीव आत्मा के दोस्तों जो कर्म फल होते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए दोस्तों त्रिरत्नों की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों किसकी आवश्यकता पड़ेगी? दोस्तों त्रिरत्नों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे दोस्तों तीन जौहर भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, त्रिरत्न शब्द आ सकता है आप लोगों के सामने या फिर तीन जौहर शब्द भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कर्म फलों से मुक्ति के लिए दोस्तों त्रिरत्न या तीन जौहर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये जैन धर्म में दोस्तों जो पदार्थ है दोस्तों वो 7 पदार्थ माने गए थे। 7 पदार्थों के बारे में अभी तक दोस्तों 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। दोस्तों संवर का क्वेश्चन आ गया, निर्जरा का क्वेश्चन आ गया, दोस्तों मोक्ष का क्वेश्चन आ गया, पुद्गल का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, और कासाय का क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कादिरा सिलसिला, दोस्तों जो कादिरी दोस्तों जो सिलसिला है ये किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कादिरी सिलसिला। दोस्तों अगर आपने हमारे दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों कि दोस्तों हमने आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों कादिरी सिलसिले के बारे में, किसके प्रवर्तक कौन कौन थे। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं, एक बार फिर आप लोगों को बता दें। दोस्तों हमने आप लोगों को इससे पहले भी दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में बताया था सेकंड ग्रेड में कि दोस्तों भारत आने वाले दोस्तों जो सूफी सिलसिले थे इनका क्रम जरूर याद रखना, जिसका हमने आप लोगों को एक सूत्र भी बताया था दोस्तों, चीसू पीसा काना, ची यानी दोस्तों चिश्ती, सू यानी दोस्तों सूफी सुहारवर्दी, और दोस्तों पी यानी दोस्तों फिरदौसी, स यानी दोस्तों सतारी, और का यानी दोस्तों कादिरा, और न यानी दोस्तों नक्शबंदी। दोस्तों याद रखना दोस्तों कादिरी दोस्तों जो सिलसिला था इसका प्रारंभ किया था दोस्तों शेख अब्दुल कादिर उल जिलानी ने। किसने किया था दोस्तों? शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी के द्वारा दोस्तों कादिरी सिलसिला प्रारंभ किया गया था। दोस्तों शेख अब्दुल कादिर जो अल जिलानी थे दोस्तों, इन्होंने कादिरी सिलसिले की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? बगदाद में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? बगदाद में। याद रखना दोस्तों शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी के द्वारा कादिरी सिलसिले की स्थापना दोस्तों बगदाद में की गई थी दोस्तों। 12वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 12वीं शताब्दी में। और दोस्तों याद रखना शेख अब्दुल जो दोस्तों जो कादिर अल जिलानी है दोस्तों, इनको दोस्तों 99 से अधिक उपाधियां मिली हुई है। किनको दोस्तों? कादिर जिलानी को। तो दोस्तों कादिर अल जिलानी दोस्तों हैं, इनको 99 से अधिक उपाधियां भी मिली हुई है। दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 उपाधियां दी गई थी, जिनमें से दोस्तों 3 उपाधियां यानी कि सही पूछी गई थी और एक उपाधि दोस्तों जो गलत थी उसको काट दिया गया है। दोस्तों 3 उपाधियां दोस्तों जो एग्जाम में इनकी पूछी गई है 3 ऑप्शनों में देकर। नंबर 1 आती है दोस्तों पीरान ए पीर, यानी कि दोस्तों शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी को पीरान ए पीर भी कहा जाता है, यानी दोस्तों संतों के प्रधान। दूसरों इनकी उपाधि आती है, दूसरी उपाधि है महबूब ए सुबानी। क्या नाम है दोस्तों? महबूब ए सुबानी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर के प्रेमी। क्या नाम होता है दोस्तों? ईश्वर के प्रेमी। और तीसरी दोस्तों जो इनकी उपाधि जो एग्जाम में दी हुई थी दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों पीर ए दस्तगीर। क्या नाम है दोस्तों? पीर ए दस्तगीर, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मददगार संत। तो दोस्तों ये 3 एग्जाम में पूछी गई, 4 एग्जाम में दी गई थी, एक गलत थी दोस्तों जिसको हमने काट दिया है, 3 आप लोगों के सामने लिख दी गई है। याद रखना दोस्तों शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी ने दोस्तों कादिरी सिलसिले की स्थापना दोस्तों बगदाद में की थी, 12वीं शताब्दी में की गई थी। इनको दोस्तों 99 से अधिक उपाधियां मिली हुई है दोस्तों, जो कुछ प्रमुख थी दोस्तों एग्जाम में पूछी गई थी, हमने आप लोगों को बता दी। पीरान ए पीर यानी संतों के प्रधान, महबूब ए सुबानी और पीर ए दस्तगीर। इसके अलावा दोस्तों याद रखना दोस्तों इनकी दोस्तों 2 प्रमुख पुस्तकें भी आती है। किसकी दोस्तों? शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी के द्वारा अल फतह अल रब्बानी पुस्तक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी दोस्तों? अल फतह अल रब्बानी पुस्तक भी लिखी गई थी। वहीं इन्हीं के द्वारा दोस्तों फुतुह अल गाली पुस्तक भी लिखी गई थी। वैसे दोस्तों ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों अल फतह अल रब्बानी पुस्तक और फुतुह अल गालिब पुस्तक। दोस्तों इनका एक कथन बहुत ही अधिक फेमस है दोस्तों शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी का। दोस्तों याद रखना दोस्तों इन्होंने कहा था कि दोस्तों मेरे पैर के नीचे मेरा पैर
ईश्वर के प्रत्येक संत की गर्दन पर है। याद रखना दोस्तों, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी के द्वारा कहा गया था दोस्तों कि मेरा पैर, दोस्तों जो मेरा पैर है, अपना जो मेरा दोस्तों जो पुट है, वो ईश्वर के प्रत्येक संत की गर्दन पर है। किसने कहा था दोस्तों? शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी के द्वारा कहा गया था। बगदाद में दोस्तों इन्होंने कादरी सिलसिले की स्थापना की। 99 से अधिक उपाधियां मिली हुई है। पीरान ए पीर, पीर ए दस्तगीर, महबूब ए सुबानी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों स्थापना हुई दोस्तों बगदाद में। दोस्तों अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो हमने आप लोगों को भी हाल ही में बताया कि भारत आगमन में दोस्तों इनका क्रम क्या था, कि दोस्तों ये 5वें नंबर पर भारत में आए थे। तो दोस्तों भारत में कादिरी सिलसिला प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों 3 संत प्रमुख देखने को मिलते हैं, जिनमें आता है दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। कौन है दोस्तों? शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। तो दोस्तों भारत में कादरी सिलसिला प्रारंभ करने का श्रेय जाता है दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी को। किसको जाता है दोस्तों? नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी। दूसरा संत और आता है दोस्तों शाह नियामतुल्लाह। इन्होंने भी दोस्तों कादरी सिलसिला प्रारंभ करने का श्रेय इनको भी जाता है। तो याद रखना दोस्तों, नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी और शाह नियामतुल्लाह को कादरी सिलसिला प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। दोस्तों एक बार एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये भी आया हुआ है दोस्तों कि भारत में कादरी सिलसिला का प्रवर्तक किसे माना गया है। तब दोस्तों वहां पर नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी और शाह नियामतुल्लाह न देकर दोस्तों वहां पर दिया गया था दोस्तों मोहम्मद गौस। कौन थे दोस्तों? मोहम्मद गौस। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, मोहम्मद गौस के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि भारत में कादरी सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद गौस। दोस्तों अलग अलग बार इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, शाह नियामतुल्लाह और मोहम्मद गौस को भारत में कादरी सिलसिले का दोस्तों प्रवर्तक माना जाता है। तीनों व्यक्ति इंपॉर्टेंट याद रखना। दोस्तों मोहम्मद गौस के बारे में आप लोगों को एक कथन एक बात याद रखना दोस्तों, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से। हमने दोस्तों आपको इससे पहले बताया था कि चिश्ती सिलसिले का दोस्तों एक ऐसा संत था दोस्तों जिसे बाबा फरीद कहते हैं। दोस्तों जो बाबा फरीद थे उनको दोस्तों जो बलबन था, कौन दोस्तों? बलबन था। उसने अपनी पुत्री दोस्तों हुसैरा का विवाह किया था दोस्तों बाबा फरीद से। उसी प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि कादरी सिलसिले के एक संत थे जिनका नाम है दोस्तों मोहम्मद गौस। दोस्तों मोहम्मद जो गौस थे दोस्तों, इनको दोस्तों सुल्तान एक दिल्ली सल्तनत का एक शासक हुआ था दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने दोस्तों अपनी पुत्री का विवाह किया था दोस्तों मोहम्मद गौस के साथ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि बलबन वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि बलबन ने अपनी पुत्री हुसैरा का विवाह किससे किया था दोस्तों? बाबा फरीद से। तो दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि दोस्तों सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों किस कादरी सिलसिले के संत से किया था? इसका उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद गौस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, जब हमने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख संत हो गए दोस्तों कादरी सिलसिले से संबंधित। दोस्तों यहाँ पर कुछ 2 संतों की और चर्चा कर रहे हैं दोस्तों जो कादरी सिलसिले से संबंधित है, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 आता है दोस्तों शेख मीर मोहम्मद। क्या नाम है दोस्तों? शेख मीर मोहम्मद, जिनको दोस्तों मियाँ मीर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, शेख मीर मोहम्मद, दोस्तों इनको दोस्तों मियाँ मीर के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हो दोस्तों मियाँ मीर वही व्यक्ति है दोस्तों जो भारत में सबसे कादरी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत हुए थे। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है दोस्तों आप लोगों के सामने कि कादरी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत कौन हुए हैं दोस्तों भारत में? याद रखना, इसका उत्तर होगा दोस्तों मियाँ मीर। ठीक है दोस्तों मियाँ मीर वही व्यक्ति है, यानी दोस्तों जो शेर मीर है दोस्तों, जो मोहम्मद है वो वही व्यक्ति है दोस्तों। जब आप लोगों ने सुना होगा कि स्वर्ण मंदिर के बारे में, कि दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर थे, यानी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो सिखों के दोस्तों जो गुरु थे दोस्तों अर्जुन देव, सिखों के गुरु अर्जुन देव ने दोस्तों इन्हीं दोस्तों सूफी संत दोस्तों जो कादरी सिलसिले से संबंधित है दोस्तों मीर मोहम्मद, इन्हीं के हाथों से दोस्तों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई गई थी। इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों कि कादरी सिलसिले के दोस्तों एक संत जिनका नाम आता है दोस्तों शेख मीर मोहम्मद, जिन्हें मियाँ मीर के नाम से जाना जाता है, जो कादरी सिलसिले के दोस्तों सबसे प्रसिद्ध संत थे। इन्हीं के हाथों द्वारा गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर यानी कि दोस्तों गोल्डन टेम्पल की नींव रखवाई थी दोस्तों मियाँ मीर के हाथों से। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। दोस्तों कादरी सिलसिले के एक और प्रमुख संत हुए हैं जिनका नाम आता है दोस्तों मुल्ला शाह बदकस्मी। क्या नाम है दोस्तों? मुल्ला शाह बदकस्मी। याद रखना दोस्तों, मुल्ला शाह बदकस्मी भी दोस्तों कादरी सिलसिले के दोस्तों भारत के प्रसिद्ध एक संत रहे थे, मुल्ला शाह बदकस्मी।
दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मुगल काल में दोस्तों शाहजहां के समकालीन हुआ करते थे दोस्तों मुल्ला साहब बदकस्मी। शाहजहां के समकालीन थे। अतः दोस्तों याद रखना दोस्तों, शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह तथा शाहजहां की बेटी जिसका नाम आता है दोस्तों जहां आरा बेगम। हम आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों कि जहां आरा बेगम और दारा शिकोह के बारे में। तो दोस्तों जो दारा शिकोह और दोस्तों जो जहां आरा बेगम थी, इसके आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे मुल्ला साहब बदकस्मी। इंपॉर्टेंट बात याद रखना दोस्तों, दारा शिकोह वो तथा जहां आरा बेगम के आध्यात्मिक गुरु थे दोस्तों मुल्ला साहब बदकस्मी। तथा दोस्तों जो जहां आरा थी, कौन थे दोस्तों, जो जहां आरा थी, जहां आरा ने इनकी जीवनी भी लिखी थी, किसकी, मुल्ला साहब बदकस्मी की। जो जीवनी लिखी उसका नाम था दोस्तों साहिबिया। क्या नाम है दोस्तों, साहिबिया नाम से दोस्तों मुल्ला साहब बदकस्मी की जीवनी लिखी थी दोस्तों जहां आरा बेगम ने। दोस्तों हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जहां आरा बेगम ने दोस्तों चिश्ती सिलसिले के संत मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी भी लिखी थी 1643 को। जीवनी कौन सी थी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, जहां आरा बेगम ने दोस्तों मुल्ला साहब बदकस्मी की जीवनी लिखी और चिश्ती सिंध मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी भी लिखी थी। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यही कंप्लीट होता है। दोस्तों आप इसका पार्ट 2 देखना न भूले, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें करीबन दोस्तों 9 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। आने वाले समय में कुछ और क्वेश्चनों का हल करेंगे।